जी हां, 12 देश 12 राजदूत TV9 भारतवर्ष की इस वॉर समिट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। TV9 भारतवर्ष ने रूस यूक्रेन युद्ध का हर अपडेट आप तक पहुंचाया, लेकिन आज हम जो करने जा रहे हैं वो टीवी पर पहली बार हो रहा है। 12 देशों की कूटनीति समझने वाले 12 दिग्गज एक साथ हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। वो बताएंगे कि महायुद्ध आखिर किस दिशा में जा रहा है। हकीकत यह है समीर कि हमने सिर्फ दुनिया की राजनीति को समझने वाले 12 दिग्गज ही नहीं बुलाए हैं, बल्कि उन्हें 2 गुट में भी बांट दिया है, जिससे आपको युद्ध की हर रणनीति आसानी से समझ में भी आएगी। और सबसे पहले मैं चाहूंगी समीर, आप जरा परिचय करा दीजिए कि आपकी तरफ जो गुट है उसमें आज हमारे खास मेहमान कौन कौन है। जी हाँ, हमारी तरफ जो गुट है, जो देश जिनके झंडे आपको नजर आ रहे हैं, वो सब यूक्रेन के साथ खड़े नजर आते हैं। यूक्रेन के बारे में बात करेंगे। मंजू सेठ जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। निनाद सेठ जी हमारे साथ मौजूद हैं। निनाद जी, आज ब्रिटेन के रोल पर आपसे बात होगी। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। फ्रांस का रुख बहुत आक्रामक नजर आ रहा है, तो उस पर हम संजय जी से बात करेंगे। जर्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। संदीप त्रिपाठी जी, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। जर्मनी के रुख पर हम आपसे बात करेंगे। और पोलैंड तो वो नाटो देश है जिस पर सबकी नजरें हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि, हालांकि इस बीच में ये बता दूं कि अब बड़े सवाल हैं इस युद्ध के बाद रशिया को लेकर, और रशिया को लेकर ही दीपक वोरा सर आज बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करने वाली हूं। लेकिन इस बीच आपको बता दूं, यहां चीन का नक्शा भी आपको नजर आ रहा है, और सेबिल दास गुप्ता सर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि चीन की इस भूमिका पर सर हमेशा सवालिया निशान लगता क्यों है, यही सवाल मैं आपसे करने वाली हूं। बेलारूस को देखते हुए आज सतीश कुमार सर सवाल आपसे होने वाला है, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, रूस के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सवाल। और ईरान सर, ईरान का सहयोग, महेश सचदेव सर, एक बड़ा सवाल आज आपसे मैं रखने वाली हूं। वहीं डॉक्टर राजीव नयन इस वक्त नॉर्थ कोरिया के झंडे के बगल में आपको जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया का ये सहयोग कितना इंपॉर्टेंट साबित हुआ है, इसको लेकर करूंगी सवाल। और साथ ही रविंदर सर इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, कजाकिस्तान पर इतना प्रेशर आते हुए ही आपने कह दिया कि हर वक्त हर तरफ से इसके ऊपर प्रेशर रहता है, तो एक बहुत खास पैनल इस वक्त समीर हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल सही बात है। और पैनल का आपने जिक्र किया, और अमेरिका का जिक्र कैसे नहीं होगा। अमेरिका पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सज्जनहार साहब मौजूद हैं। सज्जनहार साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। 1 जून में रूस में हुई तबाही का सबसे नया वीडियो हमारे पास आ गया है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ऑपरेशन स्पाइडर वेब। जी हां, यूक्रेन का वो ऑपरेशन जिसने रूसी एयरबेस में तबाही मचा दी, बर्बादी की तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेन ने ये हमले का वीडियो जारी किया है, जो इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के कई सैन्य अड्डों को तबाह किया था, रूस को बड़ा जख्म दिया था। ये उसका वीडियो है। और इस बीच खबर यह है कि यूक्रेन ने अब रेडकुडा बस्ती पर फिर कब्जा कर लिया है, और DPR के सैनिकों पर ड्रोन और तोप से हुए हमले की ये अगली तस्वीर आपके सामने होगी। जहां कब्जे की इस जंग में आपको बता दें, इस वक्त ये एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है सैनिकों पर ड्रोन और तोप से हुए हमले की, और यूक्रेन ने ही किस तरीके से रेडकुडा पर फिर से कब्जा कर लिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमले की। शो में आगे बढ़े उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग दिलचस्प जानकारियां हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जल्दी से आपको बताते हैं कि महाजंग के 3 साल, जी हां 3 साल बीत गए इस जंग को। कैसे रहे ये 3 साल? अगर दोनों ओर से मारे गए सैनिकों की बात की जाए तो रूस के 2.5 लाख सैनिकों ने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई है। 2.5 लाख। वहीं यूक्रेन के भी 60,000 से 1 लाख जवान इस युद्ध में अब तक मारे जा चुके हैं। इसी तरह आम लोगों के बारे में जानकारी दी जाए तो रूस का कोई आंकड़ा इस बारे में नहीं है। वहीं यूक्रेन के बारे में पता चलता है कि 12,100 नागरिकों की अब तक मौत हो चुकी है। एक और फैक्ट, क्योंकि रूस ने अब यूक्रेन के 5,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया है। आर्थिक नुकसान क्या है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। रूस को इस जंग से 1,11,71,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, और यूक्रेन को 42,88,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है। तो 3 साल, और 3 साल में हुए नुकसान के समीर ये इंपॉर्टेंट आंकड़े। बिल्कुल, तो ये कुल मिलाकर अपने आप में देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जंग कहां जा रही है। आज इस खास शो में हम शुरुआत करेंगे अमेरिका के रुख से ही, क्योंकि अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का इस जंग को लेकर क्या रुख है,
ये हर कोई जानना चाहता है और ये रुख क्लियर भी नजर नहीं आता है। अशोक सज्जनहार साहब से शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। सज्जनहार सर, डोनाल्ड ट्रंप की व्लादिमीर पुतिन से बात होती है, 1 घंटे 15 मिनट तक ये बातचीत चलती है और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद आके बताते हैं कि भाई रूस तो अब बड़ा हमला करेगा, यूक्रेन से बदला लेगा। अमेरिका है किस तरफ? जी, अमेरिका पहले बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर, अमेरिका अपनी तरफ है क्योंकि वो देख रहा है जो उसका हित किस तरफ बनता है। और 3 साल से अमेरिका सहायता कर रहा है यूक्रेन की रूस के साथ युद्ध करने के लिए, परंतु उसमें उसने यही देखा है जो रूस ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन की धरती पर कब्जा किए जा रहा है, परंतु उसमें कोई यूक्रेन उसके विरुद्ध कुछ काम नहीं कर रहा है। अमेरिका चाहता है वहां से वो निकला जाए, जो उसका वहां पर इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा देता है, क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है, परंतु फिर भी अस्त्र शस्त्र और जिस प्रकार की वो सहायता करता है उधर से वो निकले, वहां पर अपने को समेटना चाहता है। और वो समझता है जो उसका असली प्रतिद्वंदी अगर कोई है तो वो रूस नहीं है, वो चीन है। तो यूरोप से निकलकर वो इंडो पैसिफिक में आना चाहता है और इसीलिए वो उसने यूक्रेन को भी ये धमकी दी है जो हम इससे आगे तुम जल्दी संधि करो, इससे आगे हम आपके साथ नहीं चलेंगे। बड़ी बात समीर यहाँ पर सर ने कह दी है। हालांकि मैं इसको लेकर चीन को लेकर सवाल करूं उससे पहले बात रूस की ही, इसलिए दीपक वोरा सर, क्या वजह है कि 3 साल के ये आंकड़े जो हमने बताए, क्या रूस कुछ नहीं अचीव कर पाया इन 3 सालों के बाद भी? और आज अगर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत होती है तो आगे होगा क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपके साथ होता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तो मेरा नाम सही बताइएगा, मेरा नाम डिमिट्री दीपकॉफ है, क्योंकि आपने मुझे रूस का प्रतिनिधि बना दिया और ये वोडका नहीं है, दूध पी रहा हूं मैं। थैंक यू वेरी मच। क्या चाहता था रूस? 70 साल तक सोवियत संघ दुनिया का नंबर 1 था अमेरिका के साथ, फिर टूट गया। क्या कोशिश क्या किया पश्चिमी देशों ने? नाक रगड़ी रूस की जमीन में। और रूस क्या चाहता था जब से पुतिन आया है? उसकी एकता बचाने के लिए, वांटिंग टू प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ द रशियन फेडरेशन। वो चेचनिया का आपने दंगा किया, दागिस्तान का किया, जॉर्जिया में किया, इधर उसको तोड़ने की कोशिश की। फिर आपने नेटो में सबको भर्ती कर दिया। नेटो में 3 साल 4 साल 5 साल वेट करना पड़ता है। मेरा कल स्वीडन या फिनलैंड को 8 महीने में ही भर्ती कर दिया, और यूक्रेन को कभी लेंगे नहीं लेंगे। मेरा ये एक उद्देश्य है कि मेरी धरती जो बची हुई है उसके ऊपर कोई नहीं अब आंख डालेगा। दैट इज रशियाज बेसिक एम। अगर कल ये जो सर्कस का जोकर है यूक्रेन वाला कह देता है कि मेरे को नहीं चाहिए नेटो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो रूस जो 3 साल में कुछ नहीं कर पाया, दैट इज नॉट ट्रू। रूस की आर्थिक व्यवस्था मजबूत है, नए वेपन्स टेस्ट कर रहा है। और एक चीज याद रखिए, जो कुछ यूक्रेन ने किया, लोग कहते हैं पर्ल हार्बर मोमेंट, ट्रोजन हॉर्स, व्हाटएवर इट वाज, धोखे से किया है। अभी तक उसने अपनी हेजलनट मिसाइल, ओरेशनिक मिसाइल, उसका प्रयोग नहीं किया। ठीक है, यानी सर आप एक इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं दीपक वोरा जी कि एयरबेसेस पर रूस के जिस तरह से हमला किया गया है उसका बदला अभी बाकी है। मंजू सेठ जी हमारे साथ मौजूद है। मंजू जी, आपको क्या लगता है यूक्रेन को नाटो की मीटिंग में बुलाया जाना ये कितना बड़ा संकेत है? क्योंकि उम्मीदें तो जाहिर है ज़ेलेंस्की की बढ़ गई होंगी कि नाटो में शामिल किया जाएगा क्या यूक्रेन को? बिल्कुल यूक्रेन की बिल्कुल यही मंशा है कि हम यूक्रेन उनके साथ मिले नेटो में और उनको गारंटीज मिले उनकी सिक्योरिटी के लिए बाय नेटो एंड बाय यूरोप, ताकि फर्दर थ्रेट्स जो है एमिनेटिंग फ्रॉम रशिया ये बिल्कुल उनको ना अफेक्ट करें। तो ये तो बिल्कुल हम मंशा है, लेकिन कहाँ तक ये हो पाता है? क्योंकि गिवन द करंट सिचुएशन, और जैसे आपने कहा अभी यूएस का भी जो रवैया है लेफ्ट एंड राइट है, इट इज नॉट क्लियर। और यूएस का ये रुख तो कहीं से नजर नहीं आ रहा है कि नाटो का मेंबर बने यूक्रेन। बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो इसलिए मुश्किल लग रहा है। लेकिन हाँ, मंशा तो है। लेकिन ये जो पीस टॉक्स भी जो चल रही हैं और ये जो अटैक किए गए हैं रशियन प्लेसेस पे, तो एक क्लियर मंशा है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएशंस की जाए ताकि हमारी बात मानी जाए, यूक्रेन की बात मानी जाए। समीर, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक तरफ शांति वार्ता की आप बात करते हैं, दूसरी तरफ हम लोग को अंजाम देते हैं। एक और बड़ी खबर बता दूं, जहां रूस ने यूक्रेन के T-72 AV टैंक को तबाह किया है और तस्वीर आपके सामने होगी। DPR में जबरदस्त हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं।
तमिल सर, आपने शुरुआत में सज्जनहार सर को सुना, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर डिकोड करते हुए ये बताई है कि असल मंशा अमेरिका की है चीन को टारगेट करना। चीन की इस युद्ध में भूमिका और चीन का ये सहयोग क्या आने वाले वक्त में उसको हावी होगा, भारी पड़ेगा? बहुत ही हावी होगा। उसका कारण यह है कि अगर पुतिन की हार होती है तो वो शी जिनपिंग की हार है। ओके। अब शी जिनपिंग पुतिन, क्योंकि शी जिनपिंग की मंशा क्या है, ताइवान को कैप्चर करना। अगर तो वो रशिया चाइना का जो कॉम्बिनेशन है और ईरान को साथ में लेके, नॉर्थ कोरिया को साथ में लेके एक फोर्स बनाना चाहती है। चाहे इंडिया उसके विरोध क्यों ना करती हो, लेकिन एक फोर्स बनाना चाहती है। तो वो फोर्स कमज़ोर होता नज़र आ रहा है वेस्टर्न एलाइज के सामने, क्योंकि सारे लोग अगर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और रशिया अगर कमज़ोर हो रही है तो तीन चीज़ें हो रही है। एक तो पॉलिटिकली पुतिन कमज़ोर हो रहा है, दूसरा रशिया का दिया हुआ टेक्नोलॉजी एक्सपोज हो रहा है। सर, एक बड़ी बात यहाँ समीर सर ने कह दी है कि वेस्टर्न का ये सपोर्ट इसे कमजोर कर रहा है। समीर, बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर भी अपने दर्शकों को बता दें। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर फैब 500 बमों से हमला हुआ है। रूसी एयरफोर्स ने गिराए फैब 500 बम। ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से एयरबेसेस को निशाना बनाया गया था रूस के, उसका बदला तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। निनाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिटेन का रुख क्या है? ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल दी। ब्रिटेन लगातार इस जंग को इग्नाइट करने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन चाहता क्या है? देखिए, ब्रिटेन जो चाहता है वो है कि उनका साम्राज्य कब का मिट्टी में मिल गया है। हाँ। पर उनको भव्यता का बहुत शौक है और भव्यता उनको मिल नहीं रही है। देखिए, ब्रिटेन एक तरह से हास्यास्पद रोल में है इस वॉर में। बहुत बुरी तरह से वो इन्वॉल्व है। 15 ब्रिटिश सिटीजन भी मरे हैं इस वॉर में यूक्रेन की तरफ से लड़ते हुए। हाँ। पर ब्रिटेन को ना कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला है, ना उनको कोई भव्यता मिली है। और उनके सिर्फ पैसे खर्च हुए हैं, उनके वेपन्स बिके हैं। ये और अब जैसे अभी तक, आज तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के अगेंस्ट ब्रिटेन कभी नहीं गया। कोई फॉरेन पॉलिसी होती ही नहीं है। पर अब जैसे अमेरिका का रुख बदल रहा है, ब्रिटेन को एक चॉइस करना होगा कि क्या उनकी औकात है कि अमेरिका के अगेंस्ट वो पहली बार पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 यूक्रेन का साथ देते रहे। मुझे लगता है कि अब ब्रिटेन के पास बड़े टफ चॉइसेस हैं और काफ़ी हैरानी की बात यह है कि उनको कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इस वॉर से जो उन्हें लग रहा था। आप कह रहे हैं ब्रिटेन को कोई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं है, उसके बावजूद भी ब्रिटेन न सिर्फ इस जंग में टिका हुआ है, बल्कि कहीं ना कहीं सिचुएशन को और इग्नाइट करने की कोशिश। आपने ब्रिटेन की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की यहाँ पर बात करी है, एडवांटेज की बात करी है, तो बेलारूस को देखते हुए रशिया के पास बहुत बड़ी एडवांटेज है। और बेलारूस सर इतना इंपॉर्टेंट उस लिहाज से जहां रूस की ये तैयारी इस एग्रेशन का एक बहुत बड़ा संकेत देती है। बिल्कुल। देखिए, युद्ध की शुरुआत भी उसी मंच से हुई थी। बेलारूस को यूज किया गया था। Exactly. और बेलारूस का सामरिक समीकरण, जो भौगोलिक स्थिति हम देखते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है रूस के लिए। 3 नाटो देशों से उसकी सीमाएं मिलती है, यूक्रेन से 700 किलोमीटर की सीमाएं मिलती है। तो इस तरीके से, और बेलारूस पूरी तरह से एकमात्र ऐसा देश जो युद्ध को अपना समझ कर लड़ रहा है, तो निश्चित रूप से रूस के लिए भी महत्वपूर्ण है। और यूक्रेन के साथ जो समीकरण उभर कर सामने आ रहे हैं, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। उसका खामियाजा भी बेलारूस को झेलना पड़ रहा है। जो पश्चिमी देशों के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए, वो उसी रूप में लगाए गए जैसा कि रूस के विरुद्ध लगाए गए। तो ये समीकरण तब तक चलता रहेगा जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये लड़ाई रूस और यूक्रेन की है ही नहीं, ये लड़ाई तो रूस और अमेरिका की है। और सर, आपने ये बात कह दी है, सॉरी टू बट इन, ये लड़ाई रूस और यूक्रेन की नहीं है, लेकिन कौन किसके साथ है ये जानना समीर बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी आधार पर आगे हम ये चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि आखिर कौन किसके साथ है। बिल्कुल। और हम अपने दर्शकों के सामने अब वो जानकारी रखने जा रहे हैं क्यों हमने यहां पर अपने मेहमानों को 12 देशों के 12 राजदूतों और जानकारों को 2 ग्रुप्स में बांटा है। ये भी आप समझ जाएंगे कौन किसके साथ। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मामला डामाडोल सा नजर आता है। अमेरिका है किस तरफ? जैसा कि सज्जनहार साहब ने कहा कि अमेरिका की तरफ है। चीन, शी जिनपिंग पूरी तरह से रूस के साथ खड़े नजर आते हैं। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की तिकड़ी साफ तौर पर नजर आती है। और इसमें अगर ईरान को भी ऐड कर लिया जाए तो ईरान भी रूस के साथ, रूस के पक्ष में खड़ा नजर आता है। और ईरानी ड्रोन्स ने रूस के लिए
कितना फायदा पहुंचाया है ये भी हम जानते हैं। हालांकि जिस तरीके से आपने ब्रिटेन को लेकर भी एक तस्वीर यहां पर देखी, ब्रिटेन का ये सहयोग किस तरीके से पुतिन के निशाने पर आ रहा है। बेलारूस को लेकर मैंने सवाल किया, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और यहीं पर की गई पुतिन की ये तैयारी, बेलारूस में की गई तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो कि रूस के साथ है। और वहीं जर्मनी का ये सहयोग जो यूक्रेन को मिल रहा है, समीर, हम देख चुके हैं किस तरीके से जर्मनी भी सीधे रूस के टारगेट पर आ चुका है। और जर्मनी सीधे रूस के टारगेट पर है, टॉरस मिसाइलें दे रहा है, लॉन्ग रेंज के हथियार जर्मनी को दिए जा रहे हैं और ये अपने आप में रूस के गुस्से का बहुत बड़ा सबब है। और देखिए एक बड़ी खबर, यूक्रेन को लेकर ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत, जिसका थोड़ी देर पहले हम जिक्र भी कर रहे थे। दोनों में 75 मिनट तक बातचीत हुई। बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा यूक्रेनी हमलों का बदला पुतिन जरूर लेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पुतिन, यूक्रेन ने जो हमले किए, रूस के एयरबेसेस को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उसका बदला जरूर लेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि खास करके अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले हम देखें, पूरी तरह से अमेरिका चट्टान की तरह यूक्रेन के साथ खड़ा रहा। तब हम कहते थे कि अमेरिका के दम पर ही यूक्रेन टिका हुआ है, और आज अमेरिका पीछे होता हुआ नजर आ रहा है, यूरोप आगे होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बल पर ऐसा लग रहा है कि ज़ेलेंस्की जंग में डटे हुए हैं। क्या ऐसा ही है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब जो बाइडेन, पहले जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जब वो गए थे कीव में पोलैंड से, तो उन्होंने कहा था अमेरिका विल बी विद यूक्रेन फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स। मतलब हम हर हद तक यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। पर ये पासा बिल्कुल पलट गया जब डोनाल्ड ट्रंप आए उसमें। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक कि एक सप्ताह तक ना कोई हथियार दिए, ना कोई इंटेलिजेंस दी यूक्रेन को, जिसकी वजह से रूस काफी हद तक यूक्रेन की धरती पर कब्जा कर पाया। तो आजकल यही प्रतीत हो रहा है, जो यूरोप तो बिल्कुल साथ है यूक्रेन के, और ऐसा भी है यूक्रेन ने जब ये वाली 1 जून को इतने सारे हमले किए होंगे एयर बेसिस पर, जी, उनको इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ी होगी। परंतु ऐसी खबर है जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इत्तला भी नहीं दी। तो मैं समझता हूं इससे बड़ा ह्यूमिलिएशन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के लिए और कुछ नहीं हो। आपको लगता है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस की सहायता के बगैर यूक्रेन इस हमला करने में कामयाब रहा है? अभी तक तो ऐसा ही प्रतीत होता है। जो यूरोप की इंटेलिजेंस से उसने ये काम किया होगा, परंतु जो ड्रोन्स बनाए हैं वो तो उसकी अपनी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने वो किया है, उसमें कोई और बाहर की सहायता उनको नहीं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन ये 75 मिनट की बात क्या हुई होगी, ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, जिसमें वो ये साफ संकेत दे चुके हैं कि रूस बड़ा हमला जरूर करेगा। बिल्कुल सही बात है, और जो हमारे दुश्मन उस तरफ है, मैं तो रूसी हूँ। आज सुबह के लिए थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया। जो बात हुई है, जब उसने कहा है कि रूस बड़ा हमला करेगा, व्लादिमीर पुतिन हैज मेड इट क्लियर, पहले भी उनकी बातें हुई थी कि अब इसका जो है बदला ऐसा लूंगा कि इन लोगों की रूह कांपेगी। ही इज गोइंग टू एलिमिनेट यूक्रेन, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैम, एक बहुत जल्दी से बता देता हूँ, दूसरे विश्व युद्ध से थोड़ा सा पहले एक स्टालिन होते थे वहां के नेता, ये शायद लेनिन ने कहा था, अगर यूक्रेन चला गया हमसे तो हमारा सर चला जाएगा दर्द से। इतनी इज्जत कर, ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट कि वो कभी पश्चिमी अलायंस में चला जाए, वो बर्बाद कर देगा उसको। एंड अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और मदद, ये जो कहते हैं कि अमेरिका ने नहीं की थी, अरे वो क्या नाम है उसका, वो जो मेलन मस्की जो है, उसके सारे सैटेलाइट स्टारलिंक वो सब दे रहे थे इंफॉर्मेशन यूक्रेन को। ये ब्रिटिश ऐसे ही दम कुछ नहीं है, बस दिखाने के लिए हमने किया, तो आप लोगों ने कुछ नहीं किया। मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। हमारे साथ अमिताभ जी मौजूद हैं। अमिताभ जी, ये बताइए कि आप पोलैंड का, यहाँ पर हम पोलैंड के बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन अब तो बातें यहाँ तक होने लगी है कि रूस जो है वो बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है, कब्जा कर सकता है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इन सारे देशों की भी बात हो रही है। क्या बात यहाँ तक पहुँच गई है? अब वो मकाम आ चुका है क्या? देखिए, रूस ने बहुत पहले ही क्लियर कर लिया था कि वो किसी भी देश पर अटैक नहीं करना चाहता है, और यूक्रेन पे भी लास्ट रिसोर्ट में किया, क्योंकि पूरी तरह से नेटो ने उनको घेर लिया था। लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, जो 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं, वो अपने आप को इस समय सबसे ज्यादा वल्नरेबल मान रहे हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली कभी सोवियत यूनियन और उसके पहले ज़ारशाही वहां रही थी। लेकिन पोलैंड, जो यूरोप की सबसे बड़ी आर्टिलरी और इन्फेंट्री पावर रखता है तुर्की के बाद, नेटो का सदस्य है, वो भी हिस्टोरिकली यही कहता है कि हमें अगला निशाना पोलैंड होगा। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने स्पष्ट कर दिया था कि उनका एनेक्सेशन
जो है वो यूक्रेन को और उस भूमि को है जिस पर रूसी रह रहे हैं। लेकिन बात बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक आ गई है कि अब पोलैंड ही नहीं, अब अमेरिका को भी लगने लगा है। फ्रांस तो मानता ही है कि किसी भी समय यूरोप पर अटैक होगा तो फ्रांस पर अटैक होगा, इंग्लैंड पर अटैक होगा। कहने का मतलब है पूरे तरह से इनसिक्योरिटी का एक कहिए एक बीमारी पूरे यूरोप में फैल गई है। और सबसे ज्यादा वल्नरेबल अपने आप को इस समय बाल्टिक स्टेट्स और पोलैंड पा रहे हैं। और पोलैंड इस समय सबसे ज्यादा वोकल भी है। हम कहते हैं न्यू यूरोप, जो यूरोप के पार्ट जो सोवियत संघ से हटकर या आयरन कर्टन से हटकर नए राज्य बने थे, उनमें सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी है। हालांकि रूस का वैसा कोई इंटेंशन नहीं है और इससे रूस को घाटा ही हुआ है। फिनलैंड, स्वीडन दोनों उसके सदस्य बन गए नेटो के, जो पहले कभी नहीं थे। और फिनलैंडाइजेशन की एक नीति थी। एक चीज और अभी तक हमने नहीं देखी थी कि किस तरीके से इस जंग में ड्रोन ने वॉर की परिभाषा को ही बदल दिया है। और ईरान के इसी सहयोग पर अपने एक्सपर्ट से सवाल करूं उससे पहले इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि रूस के चानेहाइव में बहुत बड़े हमले की ये तस्वीर सामने आई है, जहां सीरियल ड्रोन अटैक में चानेहाइव दहल गया है और रूस के अटैक में कई लोगों की मौत को लेकर यह खबर है। यूक्रेन के रिहायशी इलाके में हमले की पहले ये तस्वीर देखिए, जहां समीर रात की ये तस्वीर बताई जा रही है, जिसमें देखिए किस तरीके से हर तरफ आग ही आग और रूस के अटैक में किस तरीके से कई लोगों की मौत हुई है, उसको लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। इस बीच रिहायशी इलाके में रूस के ये हमले। महेश सचदेव सर, ईरान का ये सहयोग और ईरान का ये सहयोग ड्रोन वॉर जिस तरीके से हम यहां पर कहते आए हैं पहले दिन से, उसने एक नई परिभाषा दुनिया के सामने रख दी है इस पूरे 3 साल में। आपकी बात सही है, लेकिन ड्रोन की तक ही ईरान का विश्व में जो सक्रियता है वो सीमित नहीं है। वो चीन को अपना 90% तेल बेचता है और चीन के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। नॉर्थ कोरिया से टेक्नोलॉजी का, मिसाइल का हो या न्यूक्लियर वेपन्स का हो, उसके साथ सहयोग है। और इजराइल के साथ जो उनका 36 का आंकड़ा है वो आपको पता है। और अमेरिका के साथ जिस तरह से वो वार्तालाप कर रहा है न्यूक्लियर एग्रीमेंट को रिवाइव कराने के लिए, वो भी किसी भी तरफ जा सकता है। अगर उल्टी तरफ जाता है तो सैनिक हमला हो सकता है ईरान के ऊपर और उसका परिणाम बताना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन खाड़ी के और देशों पर ईरान बदले की कार्रवाई कर सकता है। दूसरी ओर अगर ईरान और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियाई हथियारों को लेकर के या न्यूक्लियाई इनरिचमेंट को लेकर के कोई समझौता होता है और अमेरिका और ईरान फिर से एक साथ आते हैं, तो वो खाड़ी पर अमेरिका का वर्चस्व सऊदी, इमारात, कुवैत और ईरान सब तरफ एक तरह से कायम हो जाएगा। बड़ी बात सर यहाँ समीर सर ने बता दी है, जिसमें इंपॉर्टेंट है वो लास्ट कोट अनकोट करना कि क्या ईरान और अमेरिका कभी साथ आएंगे। और देखिए बात कहां से निकली थी और ईरान तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। दुनिया 2 देशों में बंटती नजर आ रही है और यहां पर टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में भी जानकारों के, राजदूतों के 2 गुट आपको नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, इस जंग को भड़का कौन रहा है? डोनाल्ड ट्रंप भड़का रहे हैं, ज़ेलेंस्की भड़का रहे हैं, पुतिन भड़का रहे हैं, या फिर फ्रांस जिसका झंडा आपके पीछे मुझे नजर आ रहा है? फ्रांस का रुख भी बहुत ज्यादा आक्रामक है। कौन भड़का रहा है इस जंग को? देखिए, मुझे लगता है कि फ्रांस यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। वो ये बात समझता है कि अगर यूक्रेन पे रशिया फतेह पाता है तो जो थ्रेट है वो बिल्कुल एकदम यूरोप के बॉर्डर पे आ जाएगी। और इसीलिए फ्रांस कहता है कि हम पोलैंड को क्रिप्टो न्यूक्लियर पावर बना देंगे, क्योंकि फ्रांस एक मिलिट्री पावर है, एक न्यूक्लियर पावर है, यूएन सिक्योरिटी में परमानेंट मेंबर है, हर तरीके से। और वो अपने दम पे यूरोपियन सिक्योरिटी की बात करता है। वहीं पर उन्होंने एक बात और कही, चीन को देखिए सचेत किया कि अगर चीन अगर नॉर्थ कोरियन सैनिकों को लड़ने से नहीं रोकेगा तो नाटो है, नाटो एशिया में भी पहुंच जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से नाटो के कॉन्टेक्स्ट में या यूरोपियन सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में फ्रांस बहुत कॉन्शियस है। दूसरी बात जो है, फ्रांस चाहता क्या है? फ्रांस कहता है कि यूक्रेन में एक लॉन्ग लास्टिंग जस्ट पीस हो। जस्ट का मतलब है कि जो क्षेत्र रशिया ने, जो डोनबास रीजन है, जो लगभग 25% क्षेत्र जो ले रखा है, उसको भी वापस किया जाए। जब तक जस्टिस नहीं होगा तब तक पीस नहीं होगा। और अमेरिका जो दोहरा गेम खेल रहा था, देखिए पहली बात कि अमेरिका को के ट्रंप को यही नहीं पता कि डीप स्टेट क्या कर रहा है, और उन्होंने डीप स्टेट को डिसऑन भी कर दिया था। तो डीप स्टेट का कितना इन्वॉल्वमेंट है रशिया में अभी रिसेंट अटैक में, ट्रंप को भी नहीं पता होगा, पहली बात। दूसरी बात कि
फ्रांस अमेरिका पे भी विश्वास नहीं करता। जिस तरीके से डायरेक्ट डायलॉग ट्रंप करना चाहता था रशिया के साथ में, उसमें फ्रांस यूरोप भड़काने वाले कैंप में है या पीस कैंप में है? नहीं, फ्रांस पीस चाहता है, लेकिन अपनी यूरोपियन सिक्योरिटी के को इंश्योर करके जो इनसिक्योरिटी क्रिएट किया है रशिया ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात कही आपने फ्रांस के रुख को लेकर, और संजय जी के मुताबिक फ्रांस जो है वो पीस कैंप में। हालांकि किरदारों की यहां पर आपने समीर बात की थी, तो बता दें कि इस जंग के 3 अहम किरदार पुतिन, ज़ेलेंस्की और ट्रंप, और इनकी भूमिका के बारे में यहां पर जान लीजिए, क्योंकि पुतिन ने फैसला किया है यूक्रेन पर आक्रमण का, जिससे इस महाजंग की शुरुआत हुई, और ज़ेलेंस्की ने फैसला किया हमले के बाद बारूदी पलटवार का, जबकि युद्ध की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप थे और उन्होंने कहा था 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा। और इसी तरह एक्शन की बात करें तो पुतिन ने यूक्रेन के कई प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। समीर जी हां, और वहीं ज़ेलेंस्की ने रूस के कुर्स समेत कई इलाकों पर बड़े हमले अंजाम दिए। ट्रंप ने युद्ध रुकवाने की पहल की। इसी तरह पुतिन यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, इसकी हर मुमकिन कोशिश करते नजर आए। इस मांग पर वो पूरी तरह से अडिग हैं। ज़ेलेंस्की भी अडिग हैं कि यूक्रेन को नाटो में हर हाल में शामिल किया जाए। तो वहीं ट्रंप चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की और पुतिन में सीधी बात हो, लेकिन फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत हुई है, और पुतिन का मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि हमला होकर रहेगा, एयरबेस पर हमले का बदला लिया जाए। इस बीच बड़ी खबर यह है कि किस तरीके से रूस के स्कैंडर मिसाइल कॉम्प्लेक्स पर हमले को लेकर एक खबर आई है, और यूक्रेन ने रूस के मिसाइल कॉम्प्लेक्स पर यह हमला किया है। इसी हमले में रूसी मिसाइल लॉन्चर में विस्फोट की यह तस्वीर देखिए। कीव पर हमले की तैयारी रूस कर रहा था। और इस बीच देखिए ज़ेलेंस्की क्या चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने फिर से सीज फायर की मांग की है। जब तक बातचीत चल रही है तब तक सीज फायर हो जाए। मैं पुतिन के साथ बैठक के लिए तैयार हूं, ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। और यूक्रेन से बातचीत पर पुतिन का भी एक बड़ा बयान। एक और बड़ी खबर, जहां आतंकवादियों से बातचीत कौन करता है, सीज फायर से यूक्रेन हथियारों का जखीरा जमा करेगा। तो देखिए व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि आतंकवादियों से बात कौन करता है। संदीप त्रिपाठी जी, ये जंग कहां जाती हुई नजर आ रही है? ये तो मामला और भड़कता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ हम देख रहे थे इस्तांबुल वार्ता, सीज फायर किया का जिक्र, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं जब तक ये बातचीत चलती रहे तब तक सीज फायर हो जाए। ये कौन सा फॉर्मूला है? देखिए, युद्ध ये तब तक चलेगा जब तक अमेरिका चाहेगा। डोनाल्ड ट्रंप जब तक चाहेंगे तब तक युद्ध चलता रहेगा। हाँ। और सच्चाई ये है कि जिस वजह से युद्ध छिड़ा, सितंबर 2022 में यूक्रेन ने प्रस्ताव किया कि मुझे नाटो में सम्मिलित होना है, और पूरा का पूरा जो नाटो फोर्सेस हैं वो चाहते हैं कि यूक्रेन उससे सम्मिलित हो। तो ये एग्जिस्टेंशियल वॉर शुरू से रहा, फरवरी 2022 से रहा है। और आज भी मैं आपको, चूंकि अपने जर्मनी का मेरे पर पीछे वो लगा है पोस्टर, तो जर्मनी का जो डिफेंस स्टाफ चीफ, उन्होंने ये कहा कि 2029 तक हमें तैयार रहना होगा कि रूस यहाँ पर नाटो पर रूस अटैक करेगा। तो एक तरह से सिक्योरिटी जो थ्रेट है, ये सिक्योरिटी थ्रेट सिर्फ यूक्रेन का नहीं है, ये पूरे नाटो कंट्रीज का है। तो आप समझ सकते हैं कि नाटो कंट्री में एक दहशत है सुरक्षा को लेकर के वो, और इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि पुतिन का जो कारवां है, अब वो कारवां मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सुबह शाम दोपहर 3 बार भाषा बदलते हैं, और उनको मालूम है कि उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची है। अब जहां पर ज़ेलेंस्की ने तय कर लिया है कि मुझे नाटो के सहारे, ईयू के सहारे लड़ना है, तो मुझे लगता है ये वॉर फुल फ्लेज में जाएगा और परिणाम कुछ सामने जल्दी। लेकिन समीर, यहां पर मैं बता दूं कि नॉर्थ कोरिया और कजाकिस्तान का भी फ्लैग आपको इसलिए नजर आएगा क्योंकि ये सीधे तौर पर राजीव नयन सर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये समर्थन सवालों के घेरे में जरूर रहा है। देखिए, सीधे तौर पर भी नॉर्थ कोरिया मैदान में उतरा ही था। करीब करीब माना जाता है कि 10,000 उनके ट्रूप्स थे, उसमें से 1,000 से लेकर 2,500 के बीच में हताहत हुए थे। देखिए, इस पूरे युद्ध में तरह तरह की रणनीति का जो जिसे कहते हैं कि परीक्षण किया गया। रूस के साथ समस्या थी कि यह युद्ध थोड़ा लंबा चल गया, तो उनके पास मानव संख्या की एक कमी थी, और कुछ में माना जाता है कि वहाँ पर नॉर्थ कोरिया के लोग थे। लेकिन नॉर्थ कोरिया के साथ को सबसे ज़्यादा फायदा इसमें मिला कि वह जो एक स्ट्रेटजिक या कहे इंटरनेशनल पराया या दुष्ट, जिसे अनुवाद कर दे, मैं अनुवाद कर रहा था क्या है, वो माना जाता था। थोड़ा सा अलग सा देश था, उसका बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ हद तक एक उसकी एक रिस्पेक्टेबिलिटी निश्चित ही बढ़ी रूस के नज़दीक। सर, रिस्पेक्ट थी या वो खौफ था जो उसकी न्यूक्लियर पावर की, जो अपनी क्षमता का वो प्रदर्शन करता था, और आज उसका ये सहयोग अगर रूस को मिलता है तो जाहिर सी बात है खतरा उस तरफ ज्यादा है। देखिए, रूस एक अलग राष्ट्र है, एक रूस अपना एक उसका सामाजिक एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक
प्रतिष्ठा है, एक इज्जत है। लेकिन आपने सही बोला कि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पराया के रूप में जाना जाता है और साथ साथ पूरे दुनिया भर में वह इस परमाणु जो तकनीक को फैलाता रहा। इस बार उसे परमाणु से थोड़ा हटकर उसकी जो सैन्य क्षमता थी उसका भी माना जाता है कि उपयोग किया गया था और उसके बदले में उसे हो सकता है हाई टेक्नोलॉजी मिले, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो टैक्टिकल बात है कि उसने भी 1950 के शुरू के दशक से बाद तक युद्ध नहीं लड़ा। अब ड्रोन की बात हो रही है, ड्रोन की लड़ाई चल रही है। वहाँ उनके सैनिकों को उसने अपने ट्रेनिंग के लिए भेजा था कि नए काल में आप किस तरह से युद्ध लड़ सकते हैं। तो ये प्रयोग उसका सक्सेसफुल रहा या नहीं, इसको लेकर करूंगी सवाल। उससे पहले समीर, बड़ी खबर है। बिल्कुल, उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि रूस ने कीव पर हमला किया है। कीव राजधानी कीव को बनाया गया निशाना। शाहेद 136 ड्रोन से ये अटैक अंजाम दिए गए और जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि इस हमले में, अकेले इस हमले में 5 यूक्रेनी नागरिकों की जान चली गई। और यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां सुमी इलाके में रूस ने यह अटैक किया है और यूक्रेनी पोस्ट पर हमले को अंजाम दिया। और देखिए एक और अहम खबर, रोस्तोव में यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। ड्रोन ने किया रूसी सेवा पर अटैक। रूसी सर्विसेज को लगातार बनाया जा रहा है निशाना। ये हमले रोस्तोव में हुए हमले। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक सज्जनहार सर, अब ये जंग और कितनी लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है? 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। एक बड़ा परिवर्तन अमेरिका के रुख में भी अब बहुत ही क्लियरली हमें नजर आ रहा है, लेकिन यूरोप चट्टान की तरह यूक्रेन के साथ खड़ा है, तो जंग खत्म कैसे होगी? जी देखिए, यूरोप की लिमिटेशंस हैं। यूरोप तो बिल्कुल चाहता है जो ये यूक्रेन के साथ रहे और रूस को रोक दिया जाए, परंतु ये इतना मुमकिन नहीं लगता है। परंतु अभी जो किया है यूक्रेन ने किया है, जिसे वो कहते हैं, ये रूस के लिए पर्ल हार्बर मोमेंट है, जो 7 दिसंबर 1941 में जो जापान ने किया था अमेरिका के ऊपर, वही। तो मैं समझता हूं जिस प्रकार का पलटवार अमेरिका ने किया था जापान के ऊपर, वैसा ही पलटवार अब रूस करने वाला है। परंतु अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेरे विचार से उनकी भूमिका ये होनी चाहिए, उसको वो प्रयास तो कर रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो दोनों तरफों को एक साथ लाना चाहिए। परंतु कभी वो लगता है रूस का साथ ज्यादा दे रहे हैं, कभी लगता है थोड़ा बहुत यूक्रेन का साथ। सर, लेकिन आप कह रहे हैं कि 1941 में जो अमेरिका ने किया था जापान के हमले के बाद पर्ल हार्बर में, वैसा रूस कर सकता है? तो क्या ये जंग न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकती है? आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि पुतिन के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपना संयम बनाकर रखा हुआ है। देखिए, नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा जो संयम बनाया है, क्योंकि उन्होंने, देखिए, यूक्रेन ने जो किया है, केवल वहां पर जो जंगी बेसिस हैं, उनके एयर बेसिस हैं, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया है। रूस पिछले 3 साल से जो हमला कर रहा है, चाहे वहां पर यूक्रेन के चाहे हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिविलियन डिपार्टमेंट, सभी के ऊपर वो हमला कर रहा है। तो इसीलिए मैं नहीं कहूंगा जो ये रूस ने अपना संयम बनाया हुआ है, परंतु इसमें यकीनन इतना बड़ा हमला हुआ है, रूस को इतना ह्यूमिलिएट किया गया है, उसकी इतनी नाक कटी है पूरी दुनिया के सामने, तो उसको अपनी नाक को, साख को बचाने के तो लिए उसी आधार पर समीर, मैं ये अगला सवाल भी कर लेती हूँ। हालांकि यहाँ पर आपको कजाकिस्तान का झंडा नजर आएगा, सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सैन्य सहयोग और समर्थन कजाकिस्तान जानता है रूस के साथ कितना इंपॉर्टेंट है। अब आगे रूस अगर इसी सहयोग के साथ बड़ा कदम उठाता है तो वो क्या हो सकता है? देखिए, कजाकिस्तान की तरफ से रशिया को फिलहाल कोई सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, नाइदर मिलिट्री ना इकोनॉमिक सैंक्शंस। कजाकिस्तान बैलेंसिंग रोल प्ले कर रहा है। कजाकिस्तान को लगता है कि जैसे 100 साल पहले होता था ना, ग्रेट गेम, अफगानिस्तान की तरफ ब्रिटिश जा रहे हैं और रशियंस आ रहे हैं, कजाकिस्तान को लगता है कि ज्योग्राफिकली वो उस सिचुएशन में इस समय। याद रखिए, फॉर्मर सोवियत यूनियन में रशिया के बाद कजाकिस्तान सेकेंड लार्जेस्ट लैंड एरिया है और सेकेंड लार्जेस्ट रिसोर्सेज हैं। कजाकिस्तान को बैलेंस करना पड़ रहा है, इधर रशिया से, उधर चाइना से। इधर कजाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहता है कुछ मिडिल ईस्ट के साथ भी, बट बाय द वे टर्की वहाँ अहम रोल प्ले करता है। 30 साल पहले मैं 1 साल रहा था गरीब अलमाटी में, उस समय टर्किश कंस्ट्रक्शन कंपनीज, फर्नीचर कंपनीज फैली जा रही थी, तो टर्की सेंट्रल एशिया में अपना रोल बढ़ाना चाहता है। तो कजाकिस्तान को ये सारी सिचुएशंस दिखती हैं जिसके चलते उसे कहें तो मुश्किल है। इस सबसे बड़ा डर उसको ये है,
जैसे यूक्रेन में रशियन स्पीकिंग एरिया था, वहाँ रशिया आया कि भाई ये मेरा हो जाएगा। इसी तरह से कजाकिस्तान के नॉर्थ में करीब 20% एरिया जहाँ रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं। तो कजाकिस्तान को ये डर है कि इसी बहाने रशिया यहाँ ना आ जाए। लास्ट पॉइंट, हम सब कहते और मानते हैं कि रशिया जो कर रहा है नेटो की एक्सपेंशन को काउंटर कर रहा है, बट सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान जैसे देश, इन लोगों का ये सोचना है कि रशिया जो कर रहा है वो इंपीरियल डिजाइन है। नेटो का मतलब नहीं है। रशिया अपनी पुरानी सोवियत यूनियन बनाना चाहता है, पुतिन जितनी बना सके, और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। तो वो अपने को उस इन्फ्लुएंस से अलग भी रखना चाहते हैं। तो मल्टीपल बैलेंसिंग कजाकिस्तान। ठीक है, अलग अलग नजरिए सामने आ रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं, और आज ये चर्चा इसलिए क्योंकि अब आशंका रूस यूक्रेन युद्ध के एटमी जंग में तब्दील होने की जताई जा रही है, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले अशोक सज्जनहार जी ने भी किया। 5 संकेत इसके क्या हैं वो आपको बताते हैं। पहला संकेत है रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव। दूसरा संकेत है रूस ने न्यूक्लियर यूनिट की ड्रिल की है। तीसरा संकेत है यूक्रेन को नाटो की बड़ी सैन्य मदद। चौथा संकेत, युद्ध लंबा चलने से लगातार एटमी युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। पांचवा संकेत है यूक्रेन के एयरबेस पर जो हमले हुए हैं उसका बहुत बड़ा बदला लेगा रूस। ये बात पुतिन ने ट्रंप से दो टूक कह दी। व्लादिमीर पुतिन का इस पूरे मामले को लेकर, इस जंग को लेकर रुख क्या है? लेकिन एक बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में है, निनाद जी क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं कि इस कदर चाहत के बावजूद भी रूस अपने सैन्य मकसद को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी? देखिए, रूस एक हाथ अपने पीठ के पीछे बांध के लड़ रहा है, क्योंकि उसको अपनी क्षमता बचा के रखनी है कल अगर नेटो से लड़ाई होती है तो। अच्छा, पहली बात ये। दूसरी बात, मेरे को लगता नहीं कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को नहीं अचीव कर रहा है, क्वाइट द रिवर्स, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को बड़े अच्छी तरह अचीव कर रहा है। 5000 स्क्वायर किलोमीटर की जो भूमि उनके पास है रशियन स्पीकिंग लोगों की, वो ब्रिटेन की पूरे साइज के बराबर है। ये कोई छोटी बात नहीं है, इतनी बड़ी वो। लेकिन यूक्रेन भी तो घुस गया कुर्स के अंदर, उस वहां से भी उन्होंने वापस खदेड़ दिया है काफी। देखिए, इसमें जब तक हाई परफॉर्मेंस वेपन्स यूरोप और अमेरिका दे रहा है तब तक यूक्रेन लड़ सकता है। मुझको लगता है सवाल इस वक्त रशिया के ऊपर नहीं है, उनकी इकोनॉमी भी ऊपर बढ़ी है इन 3 सालों में। तो मेरे को लगता है आप कोई भी पैरामीटर देखें तो रूस बढ़िया कर रहा है। रूस के पास, देखिए, किसी भी बॉक्सर के पास सिर्फ पंच नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में एक बार कहा था, नेक जरूरी होती है, 2-4 पंच खाना भी जरूरी होता है जब आप बॉक्सिंग करते हैं। तो मेरे को लगता है कि अब ये 7वें 8वें राउंड में पहुंच गई है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की बॉक्सिंग। और अब नॉकआउट मेरे ख्याल से अगले ही कॉर्नर पे हो सकता है। अब अपर कट रूस नतीजा नजदीक है, यानी निनाद जी ये कह रहे हैं। सुरभि बिल्कुल बड़ी बात बता रहे हैं, लेकिन इसी को लेकर दीपक बोरा सर सवाल आपसे कर लेती हूं। अगर एडवांटेज क्या रूस के पास है, एज पर अगर अब ये मुकाबला पहुंच चुका है, इस पर सवाल से पहले बड़ी खबर, क्योंकि रूसी सेना ने अब खार्किव पर रात भर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है, बहुमंजिला इमारत पर लगी आग की ये तस्वीर सामने आई है, और इसी रूसी हमले में कई गाड़ियां कैसे जली देखिए। इस बीच खबर है, एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत भी हुई है। पूरा सर सवाल वही है, आपको लगता है कि अब ये फाइनल राउंड पे पहुंच चुका है मुकाबला? मुझे लगता है कि अब हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं, पुतिन साहब रुकने वाले नहीं हैं। एक मैं सवाल पूछता हूं, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, यू आर द बेस्ट। रूस किस लिए लड़ रहा है वहां पर? क्या उसको रेयर अर्थ्स चाहिए यूक्रेन के? वो तो रूस के पास अपने हैं। क्या उसको धरती चाहिए? मैम, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं सुन रहा हूं व्लादिमीर पुतिन से, आप जैसे माहिर जर्नलिस्ट कहते हैं क्या आपको टेरिटरी चाहिए? कहते हैं आप लोग मॉस्को में बैठे हो, मैं 7 घंटे उड़ के आया हूं सुपर फास्ट जेट व्लादिवोस्टॉक से मॉस्को तक। क्या मैं धरती का भूखा हूं? और फाइनली आज अगर अमेरिका को निकाल दें, 65 करोड़ नेटो देशों की आबादी, 35 करोड़ अमेरिकन के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें 15 करोड़ रूसियों से बचाओ। ये कहाँ का नॉट? लेकिन अगर इतना इजीली अचीवेबल था, रूस के पास इतनी ताकत थी, तो भी ये 3 साल क्यों? क्योंकि पुतिन साहब ने यह फैसला किया था कि ये जो सर्कस का जोकर है, अगर ये चला जाए, ये नेटो में ना जाए, तो मैं यूक्रेन की बर्बादी नहीं करना। एक ही लोग हैं, एक ही धर्म है, तकरीबन मिली जुली भाषा बोलते हैं। ही डिडंट वांट टू डू इट, लेकिन अब जो इसने सर्कस वाले ने किया है, ये अब नहीं माफ करेगा। मैम, ही विल एलिमिनेट ज़ेलेंस्की। तो अब कह रहा है मैं शांति के लिए तैयार हूं, बातचीत कर। पहले कहता है जब तक पुतिन जिंदा है मैं बात नहीं करूंगा। क्या हो गया? अब इसको मैकडोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जाके बात कर, नहीं तो झापड़ मारूंगा। यू वॉच व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट 7 days, 7 दिन। ओके, फिर से बुलाइएगा।
तब हम बात करेंगे जब ये बेगिंस्की साहब न्यूयॉर्क में बैठ के अपना मैकडॉनल्ड्स का रेस्टोरेंट चलाएंगे या कुछ करेंगे। आप देखिएगा क्या होता है। ठीक है, देखते हैं सर क्या होता है। लेकिन आज यहां से इस मंच से बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का रुख हमारे सामने है। व्लादिमीर पुतिन इस जंग को खत्म वही करेंगे ये कह चुके हैं। शुरुआत रूस ने की थी, लेकिन अमेरिका का जो रुख है उससे एक पसोपेश की स्थिति भी इस वक्त नजर आ रही है कि कौन किसके तरफ है। यूरोप क्या अमेरिका की कमी पूरे करते हुए यूक्रेन का साथ दे सकता है? नहीं, देखिए, यूरोप कभी भी अमेरिका की कमी पूरी नहीं कर सकता है, चाहे वो रूस में हो या दुनिया में। लेकिन एक बात तो जरूर है कि अमेरिका इस समय इस युद्ध में किसी तरह सीज फायर करके उससे बाहर निकलना चाहता है। उसका जो अभी लीडरशिप है वो जानती कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन ये दिखाने की कोशिश हो रही है, दिखाने के दांत और खाने के दांत और। अमेरिका भी दरअसल इस युद्ध को भड़काने की कोशिश कर रहा है, परोक्ष रूप से यूक्रेन का साथ दे रहा है। आप नहीं मानते ऐसा? नहीं, यूक्रेन का साथ तो नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरह एक वीक उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, जहां मिलिट्री इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, उसी दौरान कुर्स्क को पूरी तरह से रूस ने खाली करा दिया। अगर अमेरिका उस स्थिति में आ जाता है और अपने आप को पूरी तरह विड्रॉ करता है तो यूक्रेन को बहुत फायदा होगा। और यूरोपियन यूनियन, यूरोप ये जानता है, इसीलिए वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह अमेरिका इससे इन्वॉल्व रहे, क्योंकि यूरोप के बूते नहीं है कि जिस तरह का वॉर हो रहा है अब पुतिन को कंट्रोल कर पाए। लेकिन साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि जिस दिन अमेरिका ने विड्रॉ किया उस दिन यूरोप अगला वल्नरेबल टेरिटरी हो जाएगा या रीजन हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि अमेरिका अपने आप को इसमें एंगेज रखे। ट्रंप साहब को ये कोई समझा नहीं सकता, ये तो बहुत क्लियर है। लेकिन ट्रंप साहब ये जानते हैं कि अगर ये आग और भड़की, रूस अगर यूरोप की तरफ बढ़ा तो अमेरिका भी ज्यादा वल्नरेबल होगा। इसीलिए ये एक ऑफ एंड ऑन चलता रहता है इन दोनों के बीच। ठीक है, ये आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही। और जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की महत्ता दिन ब दिन कम होती जा रही है, वैसे वैसे आप देखिए एक बात और हो रही है, इस जंग के खत्म होने की संभावना भी कम हो रही है। वॉर जोन में रूस और यूक्रेन के ड्रोन की टक्कर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रूसी हमले में यूक्रेन का ड्रोन तबाह हो गया। दक्षिण डोनेट्स्क में यूक्रेनी हमला नाकाम हुआ। और रूसी एयरबेस पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक की अगली तस्वीर आपके सामने होगी। आपको बता दें, रोस्टोव में मिलरोवो एयरबेस पर हमले को लेकर यह खबर आई है और यूक्रेन ने एक साथ कई ड्रोन से हमले को अंजाम दिया है। सवाल उस आधार पर कर रही हूं जो बात उन्होंने कही, अमेरिका इस वॉर में एंगेज रहना चाहता है, लेकिन क्या उसने रूस को उलझा कर रख दिया है? यही वजह है कि रूस ने अपने स्तर पर यूरोप का घेराव करने के लिए भी तैयारी कर रखी थी, जिसे यूक्रेन ने 1 जून को टारगेट कर लिया। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 2 ट्रैप है। एक चाइनीज ट्रैप जो चाइना खुद उसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है, दूसरा अमेरिकन ट्रैप जो अमेरिका खुद उसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, अगर ये कंटिन्यू करता है तो चीन को कोई फायदा नहीं होगा। चीन अपने क्षेत्र में, ताइवान में कुछ ना कुछ करना चाहता है जिससे कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर को वो डिस्टर्ब कर सके, और डिस्टर्ब करने के बाद जो उसको फायदा होगा वो यही रोक रही हूं सर, क्या चीन ये एडवांटेज अब हासिल कर चुका है कि वो सीधे ताइवान को अब टारगेट कर सके ऐसे हालात में? शी जिनपिंग ने जब डोनाल्ड ट्रंप से बात करी तो उन्होंने ये बात साफ किया होगा कि आप यूक्रेन को ओपनली सपोर्ट मत करिए। हाँ जी, वो ये नहीं चाहते हैं कि अमेरिका ओपनली यूक्रेन को सपोर्ट करे, क्योंकि पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर रशिया कमज़ोर हो जाती है तो शी जिनपिंग भी कमज़ोर हो जाएगा, उसका ताइवान कैप्चर करने वाला सपना भी रुक जाएगा। जी, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है प्रोफेसर साहब कि ये जंग जो है ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने जा रही है? क्या अभी भी ये मुमकिन है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का तो प्रयास हो ही रहा है। जिस तरीके से एक एक्सेस बना रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, जो रोग स्टेट्स एक तरीके से स्टेटस को चैलेंज कर रहा है। और अमेरिका इस चाल को समझ रहा है। अमेरिका अब ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इसमें नहीं चाहता, वो अपना जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इंश्योर करना चाहता है। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं यूक्रेन में, उस पर अपना वर्चस्व बना के और चाहता है कि सीज फायर हो जाए। लेकिन असली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखिए, उसमें 2 फैक्टर है। एक तरीके से कि बैलेंस ऑफ थ्रेट, कि रशिया
बेसिकली रशिया थ्रेट को बैलेंस करके नाटो को यूक्रेन के बियॉन्ड रखना चाहता है। ठीक है। लेकिन वहीं पर यूरोप चाहता है बैलेंस ऑफ पावर की, जो रशिया का 1917 से पहले की जो स्थिति है वो कहीं से दोबारा रीगेन करके यूरोप को एक थ्रेट ना क्रिएट कर दे। तो बेसिकली जो डिफरेंसेज है वो नैरो डाउन नहीं हो रहे अभी। ठीक है, लेकिन सवाल यहां पर यह होता है मंजू जी कि यूक्रेन को हासिल क्या हो रहा है। बार बार यह कहा जाता है कि जेलेंस्की के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है, गोलियां यूरोप की हैं, नाटो कंट्रीज की हैं। जेलेंस्की को हासिल क्या हो रहा है? यूक्रेन को कुछ मिला तो है नहीं। बिल्कुल सही कहा, यूक्रेन फंस गया है मुझे लग रहा है एक चक्रव्यूह में। एक ये जो दोनों साइड्स हैं सब अपना यूरोप एंड अमेरिका और ऑन दिस साइड रशिया उनके एलाई सब उन्हीं को उनके कंधे पे लेके लड़ाई कर रहे हैं और साथ में वो बिल्कुल फंस चुके हैं। उनको कोई यूक्रेन को यूज किया जा रहा है। यूक्रेन डजंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। यूक्रेन अगर सिर्फ एक मोहरा है तो मैम अगला सवाल यही है कि आखिर इस बारूदी विध्वंस जो जारी है, आखिर रूस यूक्रेन जंग का अंत क्यों नहीं हो रहा है? इसी के बारे में एक 9 वजह आपके सामने रखते हैं, जिसमें पहली वजह है रूस की यूक्रेन पर नियंत्रण की इच्छा, दूसरी वजह रूस की शर्तें, नेटो का विस्तार ना हो, तीसरी वजह जहां देखिए किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय देशों की भूमिका और क्रिमिया पर समझौते को लेकर भी ये चौथी वजह के तौर पर बड़ी बात यहां पर समीर हम सामने रख रहे हैं, जहां क्रिमिया पर समझौते को लेकर ये टकराव साफ तौर पर सामने आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। और जर्मनी का रुख बहुत ज्यादा अहम है। जर्मनी की लॉन्ग रेंज की मिसाइलें यूक्रेन को हासिल होने वाली हैं। युद्ध की तैयारी में फ्रांस और ब्रिटेन जैसे मुल्क भी नजर आ रहे हैं, यानी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन तीनों ही देशों का रुख बहुत आक्रामक है और रूस पर कड़े प्रतिबंध अभी भी जारी हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है, हालांकि उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ रूस पर नजर नहीं आ रहा है। अब आपको सुनाते हैं रूस के एयरबेस पर हमले को लेकर जेलेंस्की ने क्या कहा, जो बताता है कि जेलेंस्की के तेवर 3 साल चली जंग से किस कदर बदल चुके। क्या वाकई राजीव नयन सर अग्री करते हैं सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा जेलेंस्की ने प्लान किया था? नहीं, ऐसा तो नहीं था। जेलेंस्की को यस, एक बात सही है कि उसने एक नेतृत्व दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा तो ट्रंप के बारे क्या उसने सोचा था कि ट्रंप इस तरह से धोखा देंगे। लिबरल ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है। लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर से ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर किधर है। आज के दिन में यूक्रेन, पूरा का पूरा यूरोप परेशान है कि वो किस तरह से अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाए। और अभी ठीक है, यूक्रेन के नाम पर वहाँ पर एकता आ गई है, लेकिन कोई भी वहाँ ये एकता उस डर की वजह से है समीर, जहां आप जानिए उस पक्ष से कि आखिर ये तैयारी क्या आने वाले वक्त में माहौल को और नहीं बिगाड़ेगी? बिल्कुल, और डर तो एक तरह का यूरोप में भी नजर आ रहा है। भले ही लगातार यूक्रेन को फ्यूल किया जा रहा है, लेकिन डर एक तरह का है कि कहीं रूस का हमला ना हो जाए। जर्मनी ने तो मुझे लगता है कि पुतिन को उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समीर जी देखिए, ये जो डर आप बता रहे हैं ये बहुत ही रेसिप्रोकल थ्रेट है और इसको हम सिक्योरिटी डिलेमा कहते हैं। रूस भी डर रहा है, यूरोप भी डर रहा है और यूक्रेन भी डर रहा है, ट्रंप भी डर रहा है। सब डर के साए में जी रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ट्रस्ट का जो एक फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। जर्मनी की बात करूं तो अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा कंट्री रहा है जो यूक्रेन को फंडिंग करता रहा इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली। अब जर्मनी के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कह रहे हैं कि 2029 के लिए तैयार रहिए कि रूस हमें पर अटैक कर सकता है। एक तरह से जो एक थ्रेट परसेप्शन इसलिए बन गया क्योंकि ट्रंप का जो रवैया रहा वो बहुत रिलेक्टेंट रहा और ट्रंप के बारे में मुझे लगता है कि कोई भविष्यवक्ता नहीं है जो बताए इवन कि ट्रंप अगले क्षण क्या बोलेंगे। आपको याद है जब जेलेंस्की और ट्रंप की जो मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग दुनिया को क्या दिखाना चाहते थे? ओल्ड डिप्लोमेसी की जो पूरे नॉर्म्स उन्होंने बदल दिया और जेलेंस्की को डांटा। और लेकिन ये बताना पड़ेगा जेलेंस्की ने भी रिटेलिएट किया, ये बताया कि मैं लीडरशिप दे सकता हूँ। कई बार वो क्षण महत्वपूर्ण हो जाता है और वो हीरोइक सेंटिमेंट जो दिखाया जेलेंस्की ने, इसी वजह से उसी दिन याद रखिए कि यूके ने सपोर्ट किया था कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इसी सपोर्ट और इसी थ्रेट के बीच में हम एटमी जंग जैसे शब्द का इस्तेमाल इसलिए रविंदर सर करते आए हैं क्योंकि इस थ्रेट के बीच में अगर आप अपनी न्यूक्लियर क्षमता बढ़ाते हैं और ये पोजीशनिंग करते हैं, ये प्रोजेक्ट करते हैं, तो आने वाले वक्त को किस तरीके से समझा जाए कि किस तरीके से एग्रेसिवली पुतिन रिएक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दिखता तो ऐसे जिसमें यूरोप निशाने पर। ओ एब्सोल्युटली। अभी आज नेटो के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है जिसमें वो अनाउंस करने जा रहे हैं और अमेरिकन सेक्रेटरी डिफेंस भी था, वो कह रहा है कि आप अपना खर्चा 5% ऑफ द जीडीपी कर दो। इधर ब्रिटेन कह रहा है कि मैं अपना 2 से 2.5 ले जा रहा हूँ, जर्मनी का भी बात ही कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली रेस लगी हुई है अब वेपनाइजेशन की, आर्मामेंट्स बढ़ाने की अपने यूरोप में एंड उसके मिरर में रशिया। तो इसके चलते खतरा डेफिनेटली बढ़ जाता है और न्यूक्लियर का तो आप जैसे कह रही हैं। यस, देखिए एक चीज़ और है, रशिया के पास इस समय
विकल्प कुछ हैं, बट कोई स्पेक्टाकुलर विकल्प नहीं दिखता। यूक्रेन में ऐसे कोई टारगेट्स नहीं है क्या, जैसे कि रशिया उड़ा दे, जैसे यूक्रेन ने रशिया के बॉम्बर्स उड़ा दिए, कर्श ब्रिज को उड़ा दे रहा है, फ्लैगशिप मस्कवा इनकी जो ब्लैक सी की थी उसको उड़ा दिया, इधर स्वीडन और फिनलैंड नेटो चले गए। तो रशिया की और पुतिन की रेड लाइंस पिछले 3 साल से हमने बहुत सुनी है और पार होती गई हैं। बिल्कुल सही बात है। रेड लाइंस लगातार क्रॉस करने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से की जा रही है। इसका अंजाम आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना है। और देखिए, रूसी सेना ने एक ड्रोन हमला नाकाम किया है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। रडार पर हमले की फिराक में था ड्रोन, हमले से पहले यूक्रेनी ड्रोन को कर दिया गया तबाह। और हमारे साथ अशोक सज्जनहार साहब मौजूद है। सज्जनहार साहब, इन 3 सालों की जंग के बाद ज़ेलेंस्की की भूमिका को आप कैसे एनालाइज करेंगे? कोई उन्हें हीरो मानता है, कोई उन्हें जीरो मानता है। कहा यह जा रहा है कि उनके कंधे के सहारे बंदूक दागी जा रही है रूस के ऊपर। तो ज़ेलेंस्की को आप क्या मानते हैं, हीरो या जीरो? देखिए, मैं समझता हूं ज़ेलेंस्की का जो रोल रहा है वो इतिहास देखेगा, वो इतिहास जांचेगा। परंतु अगर अभी देखा जाए उनके अपने देश में, वहां पर 3 साल से ऊपर जंग चल रही है, परंतु आप कोई नहीं देखते हैं उनके विरुद्ध कोई खड़े हों और ये प्रोटेस्ट कर रहे हों जो इस जंग को खत्म किया जाए। बहुत हो गया, हमारा बहुत नुकसान हो गया, बहुत तहस नहस हो गई। इस्राइल में देखा बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। बिल्कुल, आप किसी भी आप डेमोक्रेसीज में देखिए, अगर कुछ होता है तो वहां पर उसकी जनता जो होती है वो एकदम खड़ी हो जाती है। 8 मिलियन लोग वहां के डिस्प्लेस हो गए हैं, परंतु जनता फिर भी उनके साथ खड़ी है। और जो अभी ये पोल हुआ था उसमें बताया गया, पहले उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो 70 से ऊपर थी, अब थोड़ी कम हुई है, परंतु फिर भी 60% के आसपास है। तो मैं समझता हूं अगर हम क्या आंकेंगे जो क्या वो हीरो हैं या जीरो हैं, उनकी अपनी जनता से पूछना चाहिए। और मेरी विचार से उनकी जनता कहती है जो ये राष्ट्रपति हमारे लिए ठीक काम कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रही हूं समीर, क्योंकि अब रूसी हमले में यूक्रेन के हेक्सोकॉप्टर के तबाह होने की तस्वीर सामने आई है, जहां यूक्रेन का गोला बारूद डिपो भी बर्बाद हो चुका है। भाई सर, इस पूरे युद्ध के दौरान स्ट्रैटेजिकली जिस तरीके से ऑपरेशंस चलाए गए उसके बारे में हमने आपसे हर बार सवाल किया। एक बात आपने हमेशा कही कि अगर न्यूक्लियर क्षमता रूस सामने रखता है, उसे इस्तेमाल करने होते तो वो पहले ही कर देता। आज के इस हालात में जहां शांति वार्ता को लेकर किसी तरीके की कोई शर्त के आधार पर बातचीत नहीं मुमकिन हो पा रही है, क्या आपको लगता है कि ये पोजिशनिंग और ये तैयारी भी आने वाले वक्त में नेटो और यूरोप पर और ज्यादा हावी हो सकती है रूस की तरफ से? देखिए, ये एक पोटेंशियल थ्रेट है जिसका कि क्रियान्वयन काफ़ी कठिन है। पोटेंशियल इसलिए है कि नाटो को अगर रोकना है, बार बार वो दहलीज पार करता है जैसे आप लोगों ने कहा है, लेकिन हर दहलीज पर रूस ये दिखाने की कोशिश करता है कि इस बार रेड लाइन क्रॉस हुई तो न्यूक्लियर वॉर हो सकती है वगैरह। और इस समय जो अमेरिका की परिस्थिति है वो नहीं लगता कि अमेरिका नाटो को परमाणु अम्ब्रेला देने के लिए तैयार है। फ्रांस ने परमाणु अम्ब्रेला को एक्सटेंड करने की बात कही है, लेकिन फ्रांस और रूस के बीच बहुत फ़र्क है परमाणु क्षमताओं के बल को लेकर के। तो इस समय जर्मनी और उससे पूर्व के जो देश हैं, चाहे वो बाल्टिक देश हों, चाहे पोलैंड हो, चाहे और लोग हों, उनको रूस से जो ख़तरा है उससे वो एक्सपोजर परमाणु का भी मिला दिया जाए तो वो उनको भयभीत करने के लिए है, उनको ऐसे कदम न उठाने के लिए है ताकि वो यूक्रेन की और ज्यादा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर। एक तरफ यूरोप की तरफ से बार बार ये आशंका जताई जाती है कि रूस से हमले का डर है, वहीं पुतिन के पेशेंस को भी टेस्ट करने में कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही है। कुल मिलाकर दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है और खतरा अब महाजंग के विश्व युद्ध में बदलने का भी है। ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है, ये जल्दी से जानते हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 3 साल पूरे हो चुके हैं, अभी जंग 4थे साल में जारी है। युद्ध अभी और भड़कने वाला है। रूस की तरफ से बहुत बड़ा हमला तय है, यूक्रेन के पलटवार से युद्ध का विस्तार संभव है। विश्व युद्ध की तरफ महायुद्ध लगातार आगे बढ़ रहा है। नाटो और अमेरिका के साथ तनाव आप देख ही रहे हैं किस कदर बढ़ गया है। लॉन्ग रेंज हथियार पर रूस वर्सेस नाटो का मुकाबला देखने को मिल सकता है।
यानी नेटो के साथ जंग का मतलब सीधे विश्व युद्ध। लेकिन इस बीच दीपक सर, आपसे इसी को लेकर सवाल करूंगी। उससे पहले रूस यूक्रेन जंग पर सबसे ज्यादा ट्रंप ने जिस तरीके से चौंकाया है, ट्रंप के रुख को लेकर शुरुआत में सस्पेंस जरूर बना रहा। ट्रंप का हाल में दिया एक बयान जरा सुनिए। If he says he doesn't like it at all, what does that mean? Like what at all? मैंने सुना नहीं। यूक्रेन इन्होंने कहा कि पुतिन को पता नहीं अचानक से क्या हो गया है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अभी एम्बेसडर महेश कह रहे थे कि पोटेंशियल कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। मेरा ख्याल वो बात करना चाहते थे, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है, अगर पुतिन कुछ कर देगा वहां पर। मेन चीज है, डोनाल्ड ट्रंप का फॉरगेट अबाउट इट, वो हर 15 मिनट में अपना बयान बदलता है। रशिया विल नॉट स्टॉप मैम, और अगर यूरोप ज्यादा दबाव डालेगा, फ्रांस क्या फुदक रहा है? Russia will not stop. What extent will it go? Russia will go to any extent and final तो आपको मालूम है वो अंत में क्या करते हैं, which is a weapon of last resort। करना पड़ा तो करे। फ्रांस फुदक रहा है क्योंकि उसका अब कोई अहमियत नहीं है दुनिया में। सेंट्रल अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका जूते मार के बाहर निकाल दिया। ब्रिटेन की कोई अहमियत नहीं है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल में बैठना चाहते हैं, यूएन में वर्ल्ड रेलेवेंस रखना चाहते हैं, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूँ। अब ढूंढ रहा है कहीं पे जंग हो, मैं उसके बीच में जाऊं। तो यूक्रेन इज रेडीमेड कॉन्फ्लिक्ट फॉर मैक्रोनी साहब। मेरा मानना है मैम, द न्यूक्लियर ऑप्शन अभी नहीं करेगा। पुतिन के पास अभी भी बहुत ताकत है, यूक्रेन को बहुत सख्त सजा मिलेगी। लेकिन वोरा साहब, आपके प्रिय व्लादिमीर पुतिन को सनकी कह रहे हैं ट्रंप, और उसके बाद भी पुतिन ट्रंप से बात कर रहे हैं। वो तो फिर ट्रंप उससे बात कर रहा है, आपस में बात क्यों ना करें? दोनों दोस्त आपस में बात क्यों ना करें? ट्रंप ने बोला आई लाइक हिम वेरी मच। ठीक है, लेकिन ये मजबूरी भी है क्या? इस मुहाने पर पहुंचने के बाद 3 साल से ज्यादा वक्त तक लंबी जंग चलने के बाद पुतिन के सामने भी एक तरह की मजबूरी है क्या? देखिए, पुतिन के सामने इस समय सबसे बड़ी मजबूरी है कि वो किस तरह से जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को उसने रेज किया है और अपने लोगों की अपेक्षाओं को उसने बढ़ाया है, उसको कैसे काउंटर करें। यही प्रॉब्लम जेलेंस्की के साथ भी है। पुतिन ने 4 टेरिटरी को मिला लिया है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके अपने टेरिटरी में। तो अब अगर वो नहीं मिलता है तो वो लोगों को क्या दिखाएगा? जेलेंस्की के साथ भी यही डिलेमा है कि जो 4 रीजन उसमें दिखाए हैं उनको अगर वापस नहीं देगा तो वो क्या लोगों को मुंह दिखाएगा? और जेलेंस्की हर बार वो स्टेक्स बढ़ाता जा रहा है। अगर एक स्टेट्समैन होता तो वो कभी भी ये नहीं देखता कि अपने पूरे देश की तबाही हो रही है उसके आंखों के सामने और वो उसको कंटेन नहीं कर पा रहा है। माना कि रशिया एग्रेसर है, माना कि रशिया जैसे बड़े रिस्पॉन्सिबल स्टेट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन स्टेट्समैनशिप लैक कर रहे हैं जेलेंस्की। और वो टीवी स्टार हैं, टीवी पे आना उनको अच्छा लगता है। और ये जो पिन प्रिक्स करते रहते हैं जिस तरह के उन्होंने किया अभी उनके रॉकेट्स भेज के या ड्रोन्स भेज के, उससे और एयर बेसिस पे, उससे और ज़्यादा आहत हो रहा है यूक्रेन के इंटरेस्ट, क्योंकि इस तरह से जंग जीती नहीं जाती। अब तक जो टेरिटरी कैप्चर किया उन्होंने छोड़ा नहीं और वो बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1 साल में 5000 स्क्वायर किलोमीटर कैप्चर किया है सूमी का और दोनेत्स्क का पुतिन की सेना। हासिल कुछ नहीं हो रहा है, कुल मिलाकर हासिल कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे में हम आप ही से ये सवाल करते थे कि किस तरीके से ज़ेपोरिज़िया हो या खेरसों, हर जगह इंपॉर्टेंट लोकेशंस को टारगेट किया गया है। फिलहाल एक बड़ी खबर बता रही है, क्योंकि ज़ेपोरिज़िया के साथ साथ खेरसों के कई इलाकों में ब्लैकआउट को लेकर ये खबर है और बिजली सबस्टेशंस पर ड्रोन हमले का खौफ। हालांकि इस बीच ये इंपॉर्टेंट है सर कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए उन जगहों को रूस ने हमेशा टारगेट किया या यूक्रेन की तरफ से अटैक हुए जहां सीधे तौर पे चपेट में यूरोप भी आया, जिसमें ज़ेपोरिज़िया को लेकर हम शुरुआत से चर्चा करते आए। बिल्कुल, देखिए यूरोप इस युद्ध में पहले भी और आज भी पूरी तरह से रूस के विरुद्ध वल्नरेबल है पूरी तरीके से। हाँ, वल्नरेबल भी है और लगातार रूस पर अटैक कर रहा था। रूस क्यों ना करे? तो बात यहाँ पर जब आती थी कि अमेरिका ने जब एक शुरुआत की और उस शुरुआत में ये नज़र आने लगा कि शायद युद्ध को ख़त्म करने का कोई फार्मूला अमेरिका ढूंढ रहा हो, तो उस समय भी यूरोप के कई देश उस अमेरिका से राजी नहीं थे। तो ऐसी परिस्थिति में जब हर तरह से यूरोप रूस के विरुद्ध में जा रहा है, तो रूस क्यों ना हमला करे? बुरे दिन आते हैं, कहा जाता है कि आपके बुरे दिन जब आते हैं तो हाथी पे भी बैठे रहेंगे तो कुत्ता आपको काट लेगा। लेकिन सर यहाँ पर तो यूक्रेन के साथ कौन कौन है इसकी एक लंबी फहरिस्त नजर आती है, लेकिन मंजू जी रूस के साथ कौन कौन है? जब हम ये बात करते हैं तो एक नॉर्थ कोरिया, एक चाइना और एक ईरान, इन तीनों देशों का जिक्र सामने आता है। क्या आपको लगता है कि ये उसी तरह से रूस के साथ खड़े होंगे जैसा कि यूरोपीय देश और नाटो देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं? बिल्कुल खड़े रहेंगे, लेकिन जहाँ तक एक्चुअल सप्लाईज ऑफ डिफेंस सप्लाई वगैरह है, सब अभी हेजिटेट कर रहे हैं।
और चीन ने भी बिल्कुल कोई उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं दिया, दूसरे इक्विपमेंट वगैरह दिया है, बट कोई भी आर्म्स एम्यूनिशन अभी तक रूस को नहीं दिया। लेकिन हाँ, खड़े रहेंगे, क्योंकि लेकिन साथ में चीन भी जो है वो अपने हित देख रहा है इसमें, कैसे वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन डबल एक काइंड ऑफ उन्होंने रुख अपनाया है इसमें। तो वो समझ रहे हैं कि हमारे अब इस वक्त हित में है कि उनके साथ खड़े रहें, और दूसरे जो 2-3 देश हैं वो तो खड़े रहेंगे बिल्कुल रूस के साथ। ठीक है। लेकिन जो यूक्रेन है उसके लिए उसके जो ऑप्शंस हैं, विकल्प है, वो बिल्कुल कम होते चले जा रहे हैं दिन ब दिन, और उनके साथ कब तक लोग खड़े रहेंगे। ठीक है, यूक्रेन के लिए भी ऑप्शन अब कम होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इस बीच एक अहम खबर साउथ डोनेट्स्क से सामने आ रही है। साउथ डोनेट्स्क में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के 30 से ज्यादा सैनिक रूस के एक बड़े हमले में मारे गए हैं। यूक्रेन का हथियार डिपो, सैन्य वाहन भी इस हमले में कैसे कर दिया गया तबाह, ये देखिए। इस बीच तस्वीर अगली आपके सामने होगी, जहां रूस के जबरदस्त हमले को लेकर खबर खेरसों से भी है, जहां रूस ने फैब बॉम्ब से हमलों को अंजाम दिया है और यूक्रेन का व्यावसायिक प्रशासनिक भवन तबाह कर दिया गया है। हालांकि सवाल इस बीच सर यही आता है कि आखिर यूक्रेन के पास अब खोने को भी बचा क्या है? यूक्रेन के पास अभी भी काफ़ी टेक्नोलॉजी है। एक पूरा जो ड्रोन उन्होंने बनाया है, उन्होंने उसको हाफ तोड़ के उसको स्मगल करके रशिया में ले गए, रशिया को पता भी नहीं चला। और यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट सपोर्ट था रशिया के पास, चीन का भी सैटेलाइट सपोर्ट था, उसके बावजूद 171 ड्रोन ले गए हैं, ट्रक्स में ले गए हैं। 2 ब्लास्ट हुआ तो भी रशिया को समझ में नहीं आया कि ड्रोन वहाँ आई। आपके मुताबिक अब मिल रहा है ये सब सहयोग, यूक्रेन किस हद तक आगे जा सकते हैं और कितने वक्त के लिए? ये देखा गया है कि रशियन टेक्नोलॉजी को जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी ने चैलेंज किया है, वो उसमें ये लग रहा है कि अभी भी रशियन टेक्नोलॉजी को तोड़ नहीं पाई है, चाहे कितना भी वेस्टर्न सपोर्ट। और यहाँ तक कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वादाएं किए थे, उस हिसाब से अमेरिका की टेक्नोलॉजी सप्लाई अभी भी चालू है। ट्रंप ने ये बात तो बिल्कुल सही है कि यूक्रेन की इन 3 सालों में आप देखिए क्या हालत हो गई है। पूरा यूक्रेन बर्बाद हो गया है और रूस के ऊपर अगर ओवरऑल देखा जाए तो ज्यादा असर नहीं पड़ा है। यानी रूस ये बता रहा है कि अभी कई सालों तक जंग लड़ने में इसी तरह से बिना अपने ऊपर प्रभाव पड़े वो सक्षम है, ये मेंटेन करके रख सकता है। रूस पे फर्क पड़ा है, जब लोग मरते हैं तो फर्क पड़ता है, जब लाशें घर आती हैं तो फर्क पड़ता है, तो ये फर्क तो पड़ा है। लेकिन आप एक बात समझें कि आइसोलेशन सेंटिमेंट अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है। अमेरिका अब औरों के प्रॉब्लम्स को नहीं चाहता है। मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर अचानक बिना वार्निंग के अमेरिका इस जंग से एक दिन सुबह उठ के वापस निकल जाता है, और अगर वो होता विड्रॉ कर लेता है, अगर वो होता है तो पूरी जंग खत्म हो जाती है, चेंज हो जाती है। यूरोप की अभी भी हैसियत नहीं है कि इतना वेपन्स दे सकें। आप जर्मनी को अगर देखें तो एक सेकंड के लिए मैं बोलना चाहूंगा, सबसे ज्यादा नुकसान अगर यूक्रेन और रशिया के बाद किसी को हुआ है इस वॉर से तो जर्मनी को हुआ है। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ खत्म हो गई है, उसका ग्रोथ रेट बंद हो गया है। वो तो लॉन्ग रेंज की टॉरस मिसाइलें दे रहे हैं। हाँ, वो दे रहे हैं, क्योंकि एक तरह से देखिए वो ये कल्चरल चीज होती है। यूरोप में अब एक कल्चरल चीजें, एक खून चढ़ा हुआ है कि हम थे इंपीरियल पावर। ग्लोबल साउथ के लिए सबसे बड़ा खतरा यूरोप की रीआर्मामेंट है। मेरे को लगता है कि यूरोप अपने आप को गोली मार रहा है, क्योंकि उनको स्टेटस चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए। स्टेटस बहुत बड़ी चीज होती है। कोई भी नेशन, कोई भी कल्चर दोनों चीजें सीख करता है, स्टेटस एंड सिक्योरिटी, हैसियत। और वो हैसियत 50 साल से दबी हुई थी अमेरिका के अंदर, वो मेरे को लगता है अब उठ रही है यूरोप में, और ये सबसे बड़ा खतरा है। स्टेटस बढ़ाने के चक्कर में सिक्योरिटी से समझौता हो रहा है। इस बारे में सवाल करूं उससे पहले एक बड़ी खबर, क्योंकि अब रूस ने यूक्रेन की बारूदी सुरंग को तबाह कर दिया है। एक और तस्वीर, और ये रूसी डिमाइनर आर्टिलरी सिस्टम से अटैक को लेकर खबर है। स्वचालित रॉकेट से बारूदी सुरंग तबाह कर दी गई। सर, स्टेटस और सिक्योरिटी की जहां तक बात हो रही है, तो आपको लगता है चाहे नॉर्थ कोरिया हो या बाकी सहयोगी, उन्हें लगता है कि रूस के साथ रहेंगे तो सिक्योर भी रहेंगे और स्टेटस भी मेंटेन रहेगा? क्योंकि सीधे तौर पर ये सब युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन ये सिक्योर, ये समर्थन क्या इम्यूनिटी देता है यूरोप को, ये बताने के लिए कि अगर हम यूक्रेन को सहयोग कर रहे हैं तो वो वाजिब है? देखिए, सिक्योरिटी और स्टेटस बड़ा ही जटिल दोनों में संबंध रहा है। कभी कभी लोग हो सकता है सिक्योरिटी के लिए प्रयास करते हो, लेकिन दूसरा राष्ट्र कहता है कि नहीं, इसकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, वस्तुतः यह अपने स्टेटस के लिए काम कर रहा है। तो यह एक डिबेट चल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो अभी तकनीकी की बात करते हैं और जो आप ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, या मिसाइल्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे न्यूक्लियर की हम बात कर रहे हैं, तीनों में कभी कभी लगातार लगता है कि नहीं, यह सुरक्षा के लिए या स्टेटस के लिए लिया जा रहा है। लेकिन जो यह युद्ध हुआ है
अभी तक माना जाता था कि आपने मिसाइल्स बड़े बड़े बनाए हैं, दिखाने के लिए बताए हैं, जिसे एक कभी कभी एक सिक्योरिटी का टर्म बोल दिया था, डिटरेंस, लेकिन कभी कहते कि नहीं बेसिकली स्टेटस के लिए है। तो लेकिन इस बार देखिए युद्ध का जो बदलता हुआ परिणाम है और जो बदलता हुआ जो इसका चरित्र है, वह शामिल कर रहा है कि इस जटिलता को कुछ और आगे तक लिया जा रहा है और कहीं और ज़्यादा जटिल हो रही है। अब देखिए आपने यूक्रेन की बात की, रूस की बात की, इन और अपने बार बार ईरान की बात कर रहे थे। ये राष्ट्र के साथ भी यही सारी विषय उठ रहे हैं, लेकिन आज के दिन में एक नए जो तकनीकी पहुंचा, तुर्की का भी लेते हैं, तकनीकी ड्रोन पावर के रूप में उभर गए हैं, जो कभी कहे जाते थे स्टेटस के लिए, आज के दिन में वो सप्लायर्स में बन के उभर गए हैं। और अभी जो यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं, 45 लाख ड्रोन वो बनाने का उसने घोषणा कर दिया है। अब इसे आप कैसे समझेंगे? रूस भी 40 लाख ड्रोन बनाने जा रहा है। ज्यों ज्यों युद्ध बढ़ते जा रहा है त्यों त्यों ड्रोन की संख्या बढ़ते। आप की इसी बात से मैं अगली बात रखना चाहती हूं समीर, क्योंकि महाजंग में भयानक तबाही जिस तरीके से देखी जा रही है, उसमें आने वाले वक्त को लेकर भी दोनों तरफ पर तैयारी बढ़ी है। बिल्कुल, और अब तो तबाही रूस के अंदर भी नजर आ रही है। महाजंग में भयानक तबाही का आपने जिक्र किया, दोनों ओर से इस वक्त विध्वंसक हमले जारी हैं। जानते हैं किस देश के पास कौन से हथियार हैं। रूस के पास विध्वंसकारी ऑर्चनिक मिसाइल है, स्कंदर मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल रूस ने हाल में यूक्रेन पर हुए हमले में किया। किंजल मिसाइल भी रूस के पास मौजूद है, ज़ाला लैंसेट ड्रोन है, टॉर M2 मिसाइलें हैं, तमाम तरह के ऐसे सिस्टम हैं जिससे आने वाले वक्त में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हालांकि यूक्रेन की भी बात करें तो M142 हाइमार्स के अलावा जिस तरीके से यूक्रेन ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर भी हमने एक्सपर्ट से सवाल किया। इसके साथ ही पैट्रियट मिसाइल का यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल और साथ ही एडसैम्स सिस्टम्स का भी जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, उसी आधार पर युद्ध की इस नई परिभाषा को देखते हुए मैंने सर सबसे पहला सवाल आपसे ड्रोन के लिहाज से किया था, जहां ईरान का यह सहयोग इंपॉर्टेंट था। लेकिन आप बता रहे ड्रोन ही नहीं, इस युद्ध के हालात में जिस तरीके से इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है, उसी के आधार पर पिन पॉइंट अटैक हुए, उसी के आधार पर मिल रही इंफॉर्मेशंस के आधार पर एक दूसरे को ये ट्रैक करने में भी कामयाब रहे। बात सही है, और जो नया आयाम इस इन युद्ध से की घटनाओं से निकल के आया है वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर का है। और इसमें आप अगर देखेंगे तो $400 के ड्रोन भी हैं और $150 मिलियन के बॉम्बर्स भी हैं। तो जिस इन अदर वर्ड्स सर, सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन नहीं, अलग स्तर पर भी अब अटैक्स हुए हैं। एग्जैक्टली। और जिस तरह से सैनिक क्षमताओं के बीच में फ़र्क है यूक्रेन और रूस के बीच में, उसको भी एक तरह से बराबर कर दिया गया है नई टेक्नोलॉजी के द्वारा या नई रणनीतियों के द्वारा। तो ये भी कई सालों तक इसको स्टडी करने की ज़रूरत होगी और नए आयाम निकल करके जो भविष्य के युद्ध होंगे उनमें लागू होंगे। बिल्कुल सही बात है सर। सचदेव सर जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए, यूरोप से, नाटो कंट्रीज से मिले हथियारों के दम पर लगातार यूक्रेन रूस को बड़े जख्म दे रहा है और वहीं रूस पलटवार कर रहा है। रूस ने खेरसन इलाके में अब ड्रोन हमला किया है, यूक्रेनी ठिकाने पर गाइडेड बॉम्ब गिराए। रूसी हमले में यूक्रेन का प्रशासनिक भवन तबाह हो गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और एक तरफ अशोक सज्जनहार जी, कहा यह जा रहा था कि जब एयरबेसेस पर यूक्रेन अटैक करने में कामयाब रहा रूस के, उसके बाद रूस की तरफ से बहुत बड़ा पलटवार होगा, लेकिन वो तो नहीं हुआ। यूक्रेन ने एक बार फिर एक और जख्म देते हुए क्रीमिया ब्रिज को भी निशाना बना लिया। तो मंशा क्या नजर आ रही है? देखिए, मैं ये समझता हूं जो यूक्रेन चाहता है जितना ज्यादा वो वार करेगा रूस के ऊपर, उसको उतना एडवांटेज मिलेगा नेगोशिएटिंग टेबल पर। आपको याद होगा जो जब पहले बातचीत शुरू हुई थी तो करीब 1,500 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी कुर्स्क में उन्होंने ले ली थी। अभी जब इस्तांबुल में बातचीत होनी शुरू हुई, उससे बिल्कुल एक दिन पहले एक तो ये सभी 5 एयरबेसेस पर, फिर कर्श ब्रिज पर, 1 जून को उन्होंने ब्रियांस्क ब्रिज को भी उड़ा दिया। तो मतलब ये है, एक ये संदेश भेजना चाहते हैं जो आप के ऊपर हम वार कर सकते हैं, आप बिल्कुल ऐसे सुरक्षित नहीं सर, लेकिन इससे बातचीत क्या खटाई में नहीं पड़ जाएगी? क्योंकि उसी के बाद तो पुतिन ने यह कह दिया कि आतंकवादियों के साथ कैसी बातचीत होती है। जी देखिए, बात ऐसी है, अगर आप आतंकी की बात करते हैं तो रूस भी
जब से ये बातचीत शुरू हुई है रूस ने हमले बहुत तेज कर दिए हैं यूक्रेन के ऊपर। आपने देखा होगा जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं तब से उन्होंने, और उनको पता चला है जो अब हम बातचीत के उसमें दायरे में आ गए हैं, तो उन्होंने भी अपने हमले बहुत ज्यादा, क्योंकि वो भी चाहते हैं जितनी टेरिटरी मुझे मिल जाए नेगोशिएटिंग टेबल पर मैं जाऊंगा, मेरे हाथ उतने ही और मजबूत होंगे और मैं वहां पर अच्छी नेगोशिएट करके अच्छा लिया। लेकिन सर इस बीच रूस का ये कहना कि वो अपनी सीमा पर बफर जोन बनाएगा, इसको लेकर दीपक वोरा सर आपसे सवाल करूंगी। उससे पहले एक बड़ी खबर है क्योंकि रूस ने एक और इब्राहिम टैंक पर कब्जा किया है और सुमी क्षेत्र में इब्राहिम टैंक पर कब्जे को लेकर यह खबर आई है। अमेरिका निर्मित टैंक है इब्राहिम। सर पुतिन का ये बयान, अपनी सीमा पर बफर जोन बनाऊंगा, आज के हालात में की जा रही बातचीत या अपनी कंडीशंस का जिस तरीके से सर जिक्र कर रहे थे, इसका मतलब क्या निकलकर सामने आता है? बफर जोन का मतलब क्या होता है? बनाएगा तो डफर जोन, वहां पर डफर तो बैठा हुआ है वहां यूक्रेन के अंदर। मुझे समझ नहीं आता बफर जोन होता क्या है। कहने का मतलब यह है कि मैं यूक्रेन को ले लूंगा, उसकी टेरिटरी ले लूंगा, थोड़ा बहुत हिस्सा जो बचेगा जिस पे मेरा नियंत्रण रहेगा वो बफर जोन बन जाए, और तो कुछ मतलब नहीं होता बफर जोन का। ही विल टेक यूक्रेन। मैं पहले नहीं चाहता था, पहले सिर्फ ज़ेलेंस्की को हटाना चाहता था, अब वो इंश्योर करेगा कि अगले करोड़ साल तक कोई ऐसा बेवकूफ़ वहां ना आए जो रूस की अखंडता को चैलेंज करे। You mean this is endless now? No, it's the end for this circus का जोकर. It's not the end for Ukraine. लेकिन he is not going to allow रशिया के जो इंटरेस्ट हैं उस पर किसी प्रकार की कोई भी चुनौती या थ्रेट वहां पर हो, नहीं मानेगा ये आदमी। ठीक है वोरा साहब, आप ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। और देखिए अभी ऐसा नजर आ रहा है कि हमलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो सेंटर पॉइंट खार्किव बनता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। खार्किव में क्या हो रहा है? खार्किव में रिहायशी इलाकों पर अटैक किए जा रहे हैं। जो यहाँ की ऊंची ऊंची रेजिडेंशियल इमारतें हैं उनको खासा नुकसान पहुंचा है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ऊंची इमारतों को देखिए कैसे नुकसान पहुंचा है रूस के ताजा हमले में। खार्किव में रिहायशी इलाकों पर यह अटैक अंजाम दिया गया है। डॉक्टर संदीप, ऐसा लगता है जब हम पहले बात करते थे अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे ये होते हैं वो होते हैं, इस युद्ध में हमने देख लिया सारे नियम कायदों को ताक पर रख दिया गया है और जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस, ये नियम है चल रहा है क्या? ये जो आपने कहा मुझे लगता है यही नियम ही था। यही नियम था जी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यही नियम है कि जिसके पास शक्ति है, पावर है, वही रूल को, नॉर्म्स को डिटरमिन करेगा और उस शक्ति को ही चैलेंज कर रहा है रूस। सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस लेड लिबरल ऑर्डर को रूस चैलेंज कर रहा है और आज से चैलेंज नहीं चल रहा, 2004 से कंटिन्यू, जब से उसकी इकोनॉमी सर्जरी 2007 के बाद से म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में पहली चेतावनी दे रहा है पुतिन, और वहीं से दोनों के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, अमेरिका और रूस के बीच में। तो आपने कहा कि जिसके पास शक्ति होगी, देखिए सवाल इस बात का है कि ये पूरा युद्ध कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, किसको कौन रोकेगा। सवाल ये है कि इस समय एग्जिस्टेंशियल थ्रेट सबके सामने है। आप पूरी दुनिया में कोई ऐसा जगह बता दिए जहाँ वॉर जोन ना हो, और वहां पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं? आईएमएफ ने कब पाकिस्तान को लोन दिया, आप समझिए, एडीबी ने पाकिस्तान को कब लोन दे देता है, और हमारा मिशन क्यों बाहर दुनिया में जाता है? यही बताने के लिए कि जो आपके जो डबल स्टैंडर्ड है, स्पेशली मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, जिसको लेकर के यूएनओ की बात करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, आप फंडिंग करते हो उन टेररिस्ट स्टेट को। तो दुनिया में कहीं ऐसा कोई नॉर्म्स है, और यही नॉर्म्स को चैलेंज करने के लिए रूस भी तैयार है। मुझे लगता है भारत की भी कोशिश है कि एक ग्लोबल साउथ वो ऑर्डर बने जिसकी भारत एक आवाज बने, और उस आवाज में नॉर्म्स हो, आइडियलिज्म हो और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कुछ नियम बने। अब वो जो हाइब्रिड मोड चल रहा है दुनिया में, जो ट्रांजिशन चल रहा है, उस ट्रांजिशन में मुझे लगता है जिसकी शक्ति है, जिसकी आवाज है, जिसमें दम है, जिसमें एग्रेशन है, जिसमें स्ट्रेटजी है, वही रूल करेगा। लेकिन इसी स्ट्रेटजी के तहत क्रीमिया पर नियंत्रण हो या डोनबास क्षेत्र में प्रभाव, इसको लेकर रविंदर सर सवाल आपसे करूं उससे पहले एक बड़ी खबर है, क्योंकि रूस के कई इलाकों में यूक्रेनी हमले को लेकर भी खबर आई है और ये मेलिटोपोल में यूक्रेन ने अटैक को अंजाम दिया है। सर बातचीत के तहत क्या रूस ये साफ तौर पर अपनी कंडीशंस के तहत सामने रख सकता है कि वो बहुत हद तक पूरे यूक्रेन के महत्वपूर्ण हिस्सों पर कब्जा रिकैप्चर कर चुका है? रशिया ने जो टर्म्स रखी हैं अभी इस सीजफायर के लिए, उसमें तो उसने कुछ ऐसे ही कहा है कि यूक्रेन की सारी आर्मी की स्ट्रेंथ शायद फिक्स हो जानी चाहिए, 80,000 या सब कुछ, नई मोबिलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, डीमिलिटराइजेशन। इनफैक्ट ये जो ऑपरेशन पुतिन ने शुरू करा था
इन्होंने ये भी कहा था, आपको याद हो, बार बार कहते हैं डी नाजिफिकेशन ऑफ यूक्रेन, कि नाजी एलिमेंट्स ने यूक्रेन पे कब्जा कर लिया है। नाउ क्विकली इस समय, बाय द वे, ये जो जंग चल रही है, हम इसे वॉर कह रहे हैं, बट टेक्निकली रशिया इसे बार बार केवल और केवल कहता है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। अभी तक इन्होंने इसको वॉर डिक्लेयर नहीं करा है। अब ये जो अटैक हुआ है ड्रोन्स के ऊपर इतना बड़ा इनका, इसके चलते हो सकता है पुतिन आने वाले कुछ वक्त में ये कह दे कि अब ये वॉर है, और वॉर का मतलब ये हो जाएगा उसके पास पावर्स एडिशनल आ जाएंगी, लीगल एटसेट्रा, कि कॉन्स्क्रिप्शन करो जितने यंग एडल्ट्स हैं पूरे देश में, वॉर में जाना है। आपको याद होगा शुरू में इन्होंने करा था करीब, पर काफी रशियंस देश छोड़ के भाग गए थे, तो इसलिए पुतिन उस चीज से हिचकिचा रहा है टू डिक्लेयर इट अ वॉर। बट ये एक विकल्प है पुतिन के पास कि इसको वॉर कर दे, पर उसका अंजाम क्या होगा? रशिया की स्ट्रैटेजी जनरली एक ये दिखता है, ग्राइंडर की तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, नुकसान जितना भी हो झेलते जाएंगे, बट इतनी इनकी डेप्थ है, ये समझते हैं। बिल्कुल सही बात है आगे सर, बात कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहां तो ये चर्चा हो रही थी कि सीजफायर कब होगा, बातचीत कब होगी, हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन अब दायरा और बढ़ता नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि क्या रूस और नाटो में सीधी जंग होगी? 3 संकेत इसके हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला संकेत है यूक्रेन को नाटो की हथियार सप्लाई। दूसरा संकेत है यूक्रेन को जर्मनी के लॉन्ग रेंज हथियार मिलना। तीसरा संकेत है नाटो सदस्यता की मांग पर अडिग ज़ेलेंस्की। अब जानते हैं कि रूस नाटो में जंग हुई तो क्या होगा। सबसे पहले और बड़ी बात, बड़े पैमाने पर लोगों की जाने जाएंगी, इसमें तो कहीं दूर दूर तक कोई शक नहीं है। बिल्कुल, हालांकि बड़ी बात यह भी है समीर कि किस तरीके से परमाणु टकराव की आशंका बेहद ज्यादा बढ़ जाएगी और आर्थिक तबाही भी मचना तय है। हालांकि आर्थिक नुकसान नहीं, आर्थिक तबाही, यही एक सबसे बड़ी बात। अब यूक्रेन को जल्द बड़ी मदद मिलेगी। एक और बड़ी खबर बता दें, क्योंकि नेटो से यूक्रेन को यह बड़ी मदद मिलेगी और यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने रिपोर्ट पेश की है। और हमारे साथ अमिताभ जी भी मौजूद हैं। अमिताभ सर, क्या यह वाकई मुमकिन है? नाटो इनडायरेक्टली तो इस जंग में इन्वॉल्व है ही, लेकिन नाटो और रशिया की सीधी जंग आने वाले वक्त में हो सकती है क्या? नहीं, ये मुझे नहीं लगता, ये बहुत फार फेच्ड होगा। और नेटो रूस की जंग होगी, वो महायुद्ध होगा, हम सब जानते हैं। और वैसी स्थिति आने वाली फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर यूक्रेन इसको जंग के जारी रहते नेटो में शामिल होता है, तब हो सकता है बात आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका भी अंदेशा मुझे नहीं है। और आने वाले दिन में इस तरह से इक्विप कर सकता है नेटो कि वो नेटो लाइक पावर हो जाए यूक्रेन। लेकिन जिस तरह की क्षति हुई है, जिस तरह के उनके लोग कम पड़ रहे हैं, उनके हथियार कम पड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से नेटो इस समय इस युद्ध में एंटर करना। तो फिर ऐसे में समीर, वो तैयारी का मतलब क्या है? क्योंकि पोलैंड से ही परसों हमने देखा किस तरीके से युद्धाभ्यास की तस्वीरें आई, साथ ही बाल्टिक देश, जिस तरीके से लोकेशन की बात आपने शुरुआत में कही, ऐसे में साफ है कि रूस अगर किसी तरीके से युद्ध में अगला एक्शन लेता है तो उसकी चपेट में सीधा नेटो देश हो सकता है। लेकिन इस बात की हमें भी लगता है कि उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर इस 3 साल के लंबे युद्ध में अगर हम विश्व को पहचानने की कोशिश करें तो 2 खेमे में हम जो यहाँ पर बटे हुए, तीसरा खेमा इन 2 खेमों से बहुत बड़ा खेमा होगा, जिसमें कई ऐसे देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, कि वो किसी एक पक्ष में नहीं है, और ऐसे देशों की तादाद बड़ी है। यूरोप के कई ऐसे देश जो नाटो के मेंबर हैं, वो भी सांप के ये उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, हाँ, कछुए की तरह वो निकलना चाहते हैं वहां से, उस बाहर से वो दबे हुए हैं, और जैसे ही वो बाहर निकलेंगे। ठीक है, यानी सतीश जी आप ये कह रहे हैं कि 2 खेमों के अलावा एक तीसरा खेमा भी मौजूद है। और देखिए, एक अहम खबर, रूसी हमले में T-72 टैंक तबाह हुआ है, उसका वीडियो सामने आया है। रूस ने ड्रोन के जरिए इस हमले को अंजाम दिया है। ये देखिए तस्वीरें। और देखिए अगली बड़ी खबर, यूक्रेन के नए इलाकों में रूसी सेना घुसी। कोमार में रूस का भीषण अटैक हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, अब नए इलाकों में घुसती नजर आ रही है रूस की सेना। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, ये एक बड़ा डेवलपमेंट, और लगातार हम देख रहे हैं रूस कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आ रहा है, वो भी तब जबकि पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ। देखिए, ये बात साफ साफ है, रूस ये बात समझ रहा है कि जो डिफेक्टो वॉरफेयर है वो बेसिकली रशिया और नाटो के बीच में है।
यूक्रेन को जितना भी सपोर्ट दे रहा है, इसलिए यूक्रेन युद्ध में सस्टेन करना है। और ये बात रशिया को समझ में आया। रशिया तो जो दौर चल रहा है, ये कोऑर्सिव डिप्लोमेसी का दौर चल रहा है, और जिसमें दोनों ताकतें, चाहे वो यूक्रेन की तरफ से यूरोप पूरे अपनी ताकत डाल के रशिया को कमजोर कर रहा है, इकोनॉमिकली कमजोर कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन निनाथ जी, ब्रिटेन का भी जिक्र हुआ। कहा यह जा रहा है कि अगर ये जंग आगे बढ़ती है, रूस वर्सेस नाटो में तब्दील होती है, तो पहला अटैक ब्रिटेन पर होगा, लंदन में होगा। क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, हम अभी रशिया की रेड लाइंस की बात कर रहे थे, पर अभी हमने नेटो की रेड लाइंस की बात नहीं करी। अभी तक रशिया ने क्रॉस नहीं करी है वो रेड लाइंस। कल अगर वो किसी नेटो कंट्री या ब्रिटेन पे, खासकर क्योंकि ब्रिटेन एक फोर फ्रंट पे कंट्री है, ब्रिटेन के पास सिर्फ मेरे ख्याल 20 लाख सोल्जर्स हैं। उनकी, मैंने जैसे आपको पहले बोला, उनकी हैसियत नहीं है लड़ाई करने की। आपके पास मिसाइल्स हैं, स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं, लेकिन 20 लाख सोल्जर से आप वर्ल्ड में आपका वजूद नहीं रहता है। तो ब्रिटेन फ्रंट एंड सेंटर रहेगा रशिया की टारगेट में। मेरे को लगता है कि सबसे पहले वो ब्रिटेन को ही टारगेट करेंगे अगर वो आता है तो। और ये हो सकता है, क्योंकि अगर इतना नुकसान रशिया को पहुंच रहा है तो एक बार वो वार्निंग दे सकते हैं। आपको भी ये लगता है कि ब्रिटेन पर पहला अटैक हो सकता है? सुरभि, हालांकि रूस ने अब गेरोन 2 ड्रोन से हमले को अंजाम दिया। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खार्किव में ही कई जगहों पर लगी आग की ये तस्वीरें भी सामने आई है। अलग अलग जगहों पर हो रहे हमलों के बीच लगातार रूस की उसी रणनीति का हम एक्सपर्ट्स के साथ जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और तस्वीर दिखाती है, और ये सुमी में रूस के भीषण अटैक को लेकर अगली बड़ी खबर है, जहां 5 सैनिक मारे गए हैं और 3 ATV भी तबाह हुए हैं। रूस के लिए रिकैप्चर करते हुए ये सुमी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऐसे में टेबल्स पर अपनी कंडीशंस पर बात रखते हुए ये एरियाज कितने इंपॉर्टेंट? सुमी को अगर वो पूरी तरह से कैप्चर कर लेता है तो उसका रूट कीव की तरह पूरा खुल जाता है, और वो रूट ही उसको खुलना था। तो उसके लिए बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप होगा, क्योंकि आगे उसे समुद्र के कनेक्शन को जोड़ना है। तो पुतिन के लिए ये बहुत महत्व का स्टेप है। अगर यूक्रेन को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग इस वक्त मदद नहीं कर सकते हैं, और वो अगर सोचते हैं कि 4 दिन सोच के मदद करेंगे, इट विल बी टू लेट, क्योंकि आने वाले 24 घंटे के अंदर रूस बहुत ज्यादा कब्जा कर लेगी। बड़ी बात है, आने वाले 24 घंटे में रूस बड़ी जगहों पर कब्जा करने में कामयाब रहेगा। ठीक है, लेकिन सज्जनहार साहब, ये बताइए कि ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है कि यूक्रेन भी बड़े हमले अंजाम देता है, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि उसने अमेरिका को बताया होगा। पुतिन भी बता रहे हैं कि हम बड़े हमले करेंगे, इसका बड़ा जवाब देंगे। किसको? अमेरिका को ही। अमेरिका की इंपॉर्टेंस बरकरार है अभी? नहीं, मेरे विचार से अमेरिका इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। पूरे विश्व में कम होता जा रहा है। उन्होंने कहा था मैं आते ही एक दिन में युद्ध विराम करा दूंगा, नहीं करा पाए। उन्होंने कहा था जो गाजा में और वहाँ पर हो रहा है इजराइल और हमास में, उसको मैं कर दूंगा। इसीलिए वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ वो सफलतापूर्वक कर पाएं। इसीलिए बिना कुछ किए भारत पाकिस्तान में उन्होंने कह दिया जो हमने किया है। किया कुछ नहीं, परंतु कह दिया है। परंतु ये देखिए, जो पुतिन ने अगर कहा है अमेरिका को, तो पुतिन नहीं भी कहते। मेरे विचार से पूरे विश्व को ये मालूम है, जो इतना बड़ा हमला अगर यूक्रेन करने में सक्षम हुआ है, सफल हुआ है, इसका जवाब राष्ट्रपति पुतिन को इसीलिए यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड पहले बोरा सर ने कहा आने वाले 48 घंटे बहुत हैं। क्या बेटिंग कर सकते हैं हम इसके बारे में? मेरा मानना है कि आने वाले 48 घंटे में वो जो सुमी लेना चाहता है और बाकी एरियाज वो ले लेगा। दूसरा, बहुत जल्दी से बता देता हूँ, पिछले साल उसने रूसी भाषा में अपने लोगों से बात करते हुए कहा था, वी आर एट वॉर, वी आर एट वॉर। आजकल कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं करता, वो पुराना जमाना चला गया। जंग होता है, दैट्स इट। बट नाउ ही इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। आज देखेंगे, आज रात कुछ ही घंटों के बाद पता लगेगा कि सुमी के डिफेंसेस कोलैप्स कर रहे हैं, एंड देन ही हैज अचीव्ड व्हाट ही वांट्स इमीडिएटली। लॉन्ग टर्म उड़ा देगा, शॉर्ट टर्म मुझे ये चाहिए। सो इज द रीजन कि हम कह सकते हैं कि अब रूस उस एज तक पहुंच चुका है। समीर, बिल्कुल। और रूस यूक्रेन जंग का क्या डायमेंशन है, ये जो ओवरऑल पिक्चर 12 देशों के 12 राजदूत और 12 जानकार TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में अभी अभी हमारे साथ शेयर कर रहे थे, बता रहे थे, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इस जंग को लेकर हमें मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ इस खास पेशकश का हिस्सा बनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका।